हेलो 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 साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक प्यारा चैप्टर, मासूम सा, जिसका नाम है इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। सर कैसा चैप्टर है? आसान चैप्टर है, ठीक है। और आपको मुश्किल भी लगता हो तो अब आसान लगेगा। सर एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है सर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो मेहनत आना देता है, जो बेनिफिट देता है उसकी मजदूरी के बदले, वही होता है एम्प्लॉय बेनिफिट। अब वो एम्प्लॉय बेनिफिट कितने तरीके के होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सर एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं चार तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होता है? लॉन्ग टर्म। फिर जब उसकी सर्विस खत्म हो जाती है, यानी पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, यानी उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद, ठीक है। दूसरा, उसकी एम्प्लॉयमेंट कब खत्म होती है? जब उसे धक्के मार के बाहर निकाला जाता है, डेट इज टर्मिनेशन बेनिफिट। याद हो गई चारों? बिल्कुल सर, मेरे साथ गाओ। बिल्कुल गाते हैं सर। शॉर्ट का अपोजिट होता है लॉन्ग। जब सर्विस खत्म हो जाती है, मतलब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ठीक है। दूसरा, सर्विस कब खत्म होती है? जब उसे धक्के मार के बाहर निकाला जाता है, डेट इज टर्मिनेट। आपकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाती है। चारों टाइप याद हो गए? बिल्कुल सर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट यानी जो विद इन 12 मंथ एम्प्लॉय को पे करने हैं। जैसे कि आप जो सैलरी वगैरह पे करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आ जाओ। एग्जाम्पल इसके हैं वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस, और लीव कंपनसेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर वेजेस एंड सैलरी में क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। आ जाओ समझ लेते हैं। तो साथियों, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के एग्जांपल देख लेते हैं। सर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो कंपनी को कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो शॉर्ट टर्म में आपको पे करना है? सर सैलरी हर महीने पे होती है यूजुअली, तो वेजेस एंड सैलरी इज द बेस्ट एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लीव कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी की अकाउंटिंग सर आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है। अगर आपने सैलरी पे करी है, ठीक है, तो हो जाएगी सैलरी टू कैश, और आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, यही एंट्री है। और अगर सैलरी प्रीपेड है, अगर एम्प्लॉयर मेहरबान है, तो प्रीपेड सैलरी टू कैश। क्या सैलरी की यही अकाउंटिंग है? यही अकाउंटिंग है सर। उसके बाद आ जाओ प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस, मजा आने वाला साथियों, आ जाओ। देखो, एम्प्लॉय से काम निकलवाने के लिए उनको लालच देना होता है। तो एम्प्लॉय को बोला जाता है भाई हम आपको सैलरी के अलावा बोनस भी देंगे, ठीक है। दिवाली बोनस आपने सुना है? बिल्कुल सुना है सर, लिया भी है। उसके बाद कहता है एम्प्लॉयर, कहता है कि भाई सेल्स अगर मेरी ज़्यादा हो गई कंपनी की, ठीक है, मोर देन 100 लाख, तो हम आपको बोनस देंगे। प्रॉफिट अगर कंपनी का ज़्यादा हो गया, मोर देन 50 लाख, तो एम्प्लॉय को बोनस देंगे। मेन पर्पज कि एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखो। तो साथियों, करंट ईयर एंड में इनका जो बोनस अमाउंट है वो 5 लाख का है। और ये कितने एम्प्लॉय को देना है? 100 एम्प्लॉय को। अब सर बोनस देने का एक थंब रूल है कंपनी का, कि इस साल का जो बोनस है करंट ईयर का, वो कंपनी नेक्स्ट ईयर में पे करती है। कंडीशन इज कि एम्प्लॉय तब तक कंपनी में रहे। और अगर उस बीच कंपनी को एम्प्लॉय छोड़ के चले जाता है तो उसको कोई बोनस नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए कंपनी करंट ईयर में एक एक्सपेक्टेशन लगाती है कि भाई हमने 5 लाख का 100 एम्प्लॉय को बोला था, ठीक है, हम सेटल इसे नेक्स्ट ईयर में करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें केवल 4 लाख देना है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय बीच में कुछ छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे आईसीआई ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, केवल एक्सपेक्टेशन के बेस पे, ठीक है। तो बोनस एक्सपेंस जो करंट ईयर में हम बुक करेंगे साथियों, बोनस एक्सपेंस टू बोनस पेएबल, हमने एक्सपेंस बुक कर लिया क्योंकि करंट ईयर के उनके हमने सर्विस ले लिया, हमें एक्सपेंस पे करना है। नेक्स्ट ईयर में साथियों आप पे कर देंगे बोनस पेएबल टू बैंक। इतनी सी बात है सर। हाँ जी सर, ये हो गई बोनस की बात। सर हमें बोनस के साथ प्रॉफिट शेयरिंग की बात भी बता दो। सर प्रॉफिट शेयरिंग भी इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे एम्प्लॉय को बोला जाता है भाई हम आपको 50 लाख से अगर आपने हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करा दिया, तो जितना प्रॉफिट इंक्रीज कराया है उसका हम परसेंटेज आपको दे देंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है जो यहाँ पर है। यहाँ पे भी हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, क्योंकि करंट ईयर में हम सर्विस ले लेते हैं और नेक्स्ट ईयर में हम पे करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं इसके कंसेप्ट ऑफ पेड लीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो आ जाओ साथियों, समझते हैं कंसेप्ट ऑफ पेड लीव्स। ठीक है, तो साथियों अज्यूम कर लो आप एम्प्लॉय हो कंपनी के। ठीक है, बॉस ने बोला हम आपको एनुअल सैलरी देंगे 30 लाख रुपीज, जो आप बड़े गर्व के साथ कहते हो सर मेरा पैकेज 30 लाख का है। सर इस 30 लाख के लिए आपको दिहाड़ी कितने दिन करनी है? सर साल में होते हैं 365 डेज, उसमें पब्लिक हॉलीडेज और वीकेंड मिला के आपको 65 डेज का हॉलीडे मिल गया, तो अफेक्टिवली आपको 300 डेज काम करना है। नहीं साथियों, यहाँ पे कुछ और हिडन छुट्टियां भी है। सर कौन सी? मालिक ने बोला कि भाई हम आपको सिक लीव, कैजुअल लीव और प्रिविलेज लीव, ये सारी लीव्स भी देंगे। ठीक है, यानी इतनी छुट्टी आप ले लो, लेने के बावजूद हम आपको पेमेंट करेंगे। 20 डेज की आप लीव ले लो तो अफेक्टिवली आपको कितने दिन ड्यूटी पे जाना है? सर 300 डेज माइनस 20 डेज आ गया 280 डेज, ये अफेक्टिव वर्किंग डेज है साथियों। यानी 30 लाख की सैलरी लेने के लिए आपको 280 डेज काम करना है। ठीक है सर, अब यहाँ पे अज्यूम करो कि एम्प्लॉय ने 300 डेज काम करा है। क्यों सर? उसको तो 280 डेज काम करना था। नहीं, उसने ये छुट्टी नहीं ली, वो कटप्पा है। ठीक है, उसने कहा मैं तो काम करूंगा, तो 20 डेज उसकी अनयूज लीव हो गई, उसने लीव ली नहीं, तो ये क्या हो गई? अनयूज लीव। अब साथियों यहाँ पे आपका जो बॉस है वो या तो खड़ूस हो सकता है या दिलदार हो सकता है। अगर वो दिलदार है साथियों तो हम इसे बोलेंगे कि ये जो अनयूज लीव है, ठीक है, ये आपकी आती है एक्यूमुलेटिंग ऑप्शन में। सर एक्यूमुलेटिंग क्या होता है? आज समझते हैं। एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है साथियों जो 20 डेज के आपने इस साल लीव्स यूज नहीं करी है, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर लो, डेट इज एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेट नाम से पता लग रहा है, इकट्ठा कर लो, उसे नेक्स्ट ईयर यूज कर लो। तो साथियों यहाँ पे आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर इस 20 डेज की लीव्स के बदले कैश भी ले सकते हो। ठीक है, लीव्स कैन बी एंड कैश, तो इसे हम बोलते हैं वेस्टिंग ऑप्शन। एक्यूमुलेटिंग में वेस्टिंग ऑप्शन। लेकिन साथियों एम्प्लॉय कभी कभार बोलता है नहीं हम कैश नहीं देंगे, हम आपको लीव के बदले लीव दे देंगे, तो उसे हम बोलेंगे नॉन वेस्टिंग ऑप्शन। ठीक है, तो वेस्टिंग में मतलब लीव्स के बदले कैश, नॉन वेस्टिंग में लीव्स के बदले लीव। और अगर आपका एम्प्लॉयर खड़ूस है तो बोल देगा भैया कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, जो यूज करनी है इसी साल यूज कर लो, अगले साल कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन ही नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्यूमुलेटिव। तो आपकी 3 तरीके की लीव्स हो गई। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ मूड ऑफ योर एम्प्लॉयर। ठीक है, तो साथियों पेड लीव का कंसेप्ट जब भी आपके पास आता है, क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये देखना आपकी पेड लीव है कौन सी। ठीक है, हमने देख लिया सर कि कौन सी लीव है। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी एक्यूमुलेटिंग वेस्टिंग कंडीशन वाली लीव्स है, ठीक है, तो उस केस में स्टेप 2 आपको क्या करना है साथियों? देखो पूरे स्टेप बाय स्टेप अगर आपने खेल समझ लिया तो इसका कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर सकते हो। ठीक है, आप ये देख लो कि आपने कितने दिन काम करा है। सर हमने 300 डेज काम करा है, वही फिगर हम पिछले अभी जो एग्जाम्पल में लिए थे हमने वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, 300 डेज हमने काम करा है, इसका मतलब 20 डेज की लीव हमारी अनयूज लीव है। तो साथियों अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा एम्प्लॉयर करंट ईयर में? वो देखो करंट ईयर में तो वो 280 डेज की पेमेंट ही करेगा। ठीक है सर, लेकिन काम तो 300 डेज करा है साथियों, समझ लो 280 डेज की पेमेंट करेगा, तो 280 डेज की पेमेंट कितनी होती है? 30 लाख। ठीक है, और ये जो 20 डेज उसने एक्स्ट्रा काम करा है ना साथियों, इसका वो क्या करेगा? देखो इसका एज पर अक्रूवल कंसेप्ट वो साथियों एक एक्सपेंस बुक कर लेगा, क्योंकि ये जो पेमेंट होती है साथियों कि लीव्स के बदले कैश मिलेगा, ये पेमेंट आपको नेक्स्ट ईयर करनी होती है, लेकिन आपको एक्सपेंस करंट ईयर में बुक करना होता है। क्यों? अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि आपने सर्विस यूज कर ली है एम्प्लॉय की, तो आप एक्सपेंस बुक कर लोगे 2 लाख का और टू पेबल दिखा दोगे 2 लाख। ईजी है सर, बिल्कुल ईजी। उसके बाद साथियों नेक्स्ट ईयर की बात आ गई है। अब जब नेक्स्ट ईयर की बात आ गई है, ये आपका स्टेप 4 है, तो आपको करंट ईयर पे फोकस करना है केवल। नेक्स्ट ईयर इसने जो वर्क करा है साथियों वो 280 डेज करा है। ठीक है, और हमने बोला भी था, यहाँ पे देखो हमने बोला भी था एम्प्लॉय से केवल 280 डेज ही काम करना। ठीक है, यानी करंट ईयर में जो इसका नेक्स्ट ईयर है उसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में 280 डेज के बदले हम पूरी की पूरी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट ईयर इसने जो अनयूज लीव थी उसकी हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो प्रोविजन जो भी आपने लास्ट ईयर बनाया था अब उसे पे कर दोगे। ईजी है सर, बिल्कुल ईजी है। सर अगर ये हमारा एक्यूमुलेटिंग नॉन वेस्टिंग कंडीशन होगा
तो साथियों देखो, अब लीव्स के बदले लीव्स मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले करंट ईयर में आप 280 डेज की पेमेंट कर दोगे, सर पेमेंट कर दी। और जो आपकी अनयूज लीव है, यहाँ पे साथियों हमें एक्सपेक्टेशन लगानी होती है। जो आपका एक्यूमुलेटिंग नॉन वेस्टिंग कंडीशन है, यहाँ पे क्या खेल है, आपको एक्सपेक्टेशन लगानी होती है कि अगले साल वो इन लीव्स को यूज करेगा या नहीं करेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं सर अगले साल वो पूरी लीव्स को यूज कर लेगा। अगर सर पूरी लीव्स को यूज कर लेगा तो हमें उसे पेमेंट करनी होगी नेक्स्ट ईयर। सर आपने तो कहा था पेमेंट हम करते नहीं है लीव्स के बदले, लीव्स के बदले लीव्स ही देंगे। सर लीव्स के बदले लीव्स ही दे रहे हैं, लेकिन हमें उसकी पेमेंट करनी होगी। कैसे करनी होगी वो नेक्स्ट ईयर में आके समझते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अनयूज लीव एक्सपेक्टेड टू बी यूज इन नेक्स्ट ईयर, तो आपको पूरा का पूरा एक्सपेंस बुक करना है। ठीक है सर, बुक कर लिया। सर हम एक्सपेंस बुक क्यों कर रहे हैं? अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू यूज लीव, यानी ऑफिस अगले साल वो नहीं आएगा इन लीव्स के बदले, 20 डेज की लीव्स के बदले। आ जाओ नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। अब नेक्स्ट ईयर में साथियों उसने 260 डेज काम किया। ये एम्प्लॉय चालाक है, उसे पता है कि भैया मुझे इफेक्टिवली करंट ईयर में कितने दिन आना है, 280 डेज, ठीक है। और उसे पता है कि मेरी लास्ट ईयर के भी 20 डेज की लीव अनयूज है, तो इसलिए वो 260 डेज ही उसने काम किया है। ठीक है सर, एम्प्लॉय शाना है, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपने इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयज से काम लिया है? आप बोलोगे सर 260 डेज हमने काम लिया है, तो सर आप 260 डेज की पेमेंट करोगे। सर 260 डेज की पेमेंट कितनी होगी? तो देखो 280 डेज का तो आप फुल पेमेंट करते ही हो, ठीक है। और 20 डेज वो जो इस साल लीव ऑफिस में नहीं आया है, वो 20 डेज के भी आप पैसे काट लोगे। काटोगे या नहीं काटोगे? सर बिल्कुल काटेंगे। तो काटने के बाद आप 28 लाख की पेमेंट करोगे। अब साथियों यहाँ पे कैच आता है। देखो साथियों, ये एम्प्लॉय गुस्से में आके कहेगा आपने मेरे 20 डेज के पैसे कैसे काट लिए यहाँ पे, ठीक है, कैसे काट लिए मेरे पैसे मुझे बताओ। तो जो एम्प्लॉयर है वो बोलेगा भैया हमने पैसे नहीं काटे हैं, आपने जो 20 डेज पिछले साल काम किया था ना, वो हमने पिछले साल ही एक्सपेंस बुक कर लिया था, क्योंकि हमें पता था आप अगले साल काम पे नहीं आओगे और हमें पेमेंट करनी होगी, क्योंकि नहीं तो आप गुस्सा करोगे, ठीक है। तो हमने पिछले साल ही एक्सपेंस बुक कर लिया था 2 लाख का, ठीक है। ये जो 20 डेज यहाँ पे काम पे नहीं आया है और उस 20 डेज के बदले इसने यहीं पे काम कर लिया था पिछले साल, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ एक्सपेंस बुक करा है। अब लॉजिक समझ आया? आ गया सर। तो यहाँ पे अब आप 2 लाख का जो आपने प्रोविजन लास्ट ईयर बनाया था वो आप उसे पे कर दोगे, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय कितनी पेमेंट ले जाएगा 260 डेज के बदले? आप देख रहे हो 28 लाख प्लस 2 लाख, पूरे वो 30 लाख की पेमेंट ले गया, लेकिन काम उसने कितना करा? केवल 260 डेज। तो कोशिश करा साथियों रिवीजन में भी मजे दिला दूं रेगुलर के, मजे आ गए सर। अब आती है नॉन एक्यूमुलेटिंग। साथियों ये सबसे इजी है। क्यों इजी है? देखो करंट ईयर में 300 डेज उसने काम करा है, 20 डेज काम नहीं करा है, तो सर 280 डेज का तो आप पेमेंट कर दोगे करंट ईयर में। और जो 20 डेज उसने काम कर लिया है करंट ईयर में, इसका साथियों कैरी फॉरवर्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो साथियों यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस आपको बुक ही नहीं करना, क्योंकि अगले साल हमें कुछ देना ही नहीं है, ना ही वो अगले साल इस लीव को यूज कर सकता है, ठीक है। तो जो समझदार एम्प्लॉय होगा, आप समझदार हो, ठीक है, तो आप 280 डेज से ज्यादा कभी काम करोगे ही नहीं, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठा लो अगर नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स है तो। नेक्स्ट ईयर में इसने 260 डेज काम करा है, तो साथियों 20 डेज का हम पैसा काट लेंगे इसका, 20 डेज सैलरी कट और 28 लाख का पेमेंट कर देंगे। तो साथियों इस कंसेप्ट को समझने के बाद अब आप फाइनली मेन क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो इजीली। तो साथियों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1.1 में, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का ऑर्गेनाइजर है। साथियों जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उसे मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की है। जितने भी क्वेश्चन है साथियों इस कैटेगरी में हम देखेंगे, ताकि हमें इधर उधर ना भटकना पड़े क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों वो पेड लीव का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो मेजोरिटी क्वेश्चन आपको पेड लीव के दिखेंगे। मिस्टर राजन के बारे में बात हो रही है, इसकी एनुअल सैलरी 30 लाख है, टोटल वर्किंग डेज इसके 300 डेज हैं। तो साथियों इसके बेस पे आप ये निकाल सकते हो कि इसकी डेली सैलरी कितनी होगी। सॉल्व करोगे साथियों 10,000 आ जाएगा डेली सैलरी। अब 300 डेज
इसका वर्किंग डेज है, लेकिन साथियों इसको छुट्टी भी मिलेगी। तो लीव्स अलाउड जो है वो 10 डेज है। इसका मतलब इफेक्टिवली इसे 30 लाख की सैलरी लेने के लिए 290 डेज ऑफिस में आना है। ये इफेक्टिव वर्किंग डेज आ गया। फिर लीव्स यूज बाय मिस्टर राजन इज 8 डेज, यानी 10 में से 8 डेज ये ऑफिस में आया नहीं, इसने यूज कर ली छुट्टी। फिर ये कह रहा है अनयूटिलाइज लीव, आप खुद ही देख के बताओ यहाँ अनयूटिलाइज लीव कितनी है। सर 10 में से 8 दिन वो आया नहीं, यानी 2 दिन वो आ गया, यानी ये अनयूटिलाइज लीव है। सेटल बाय वे ऑफ पेमेंट, यानी लीव्स के बदले हम कैश दे देंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, एक्यूमुलेटिंग वेस्टिंग। आपसे बोल रहा है कंप्यूट द टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन 2000 टू 2001। तो साथियों बोर्ड नोट्स में दिखा देता हूँ आपकी इसके सॉल्यूशन की झलक। आ जाओ, आपका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा साथियों, कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी। अफेक्टिव वर्किंग डेज निकाल लो, उसके बदले कितनी सैलरी मिल रही है ये निकाल लो, डेली सैलरी निकाल लो, अनयूल लीव्स पता लग गई 2 डेज है। तो साथियों सबसे पहले तो आप देख लो क्या ये 290 डेज आया है। सर ऑब्वियसली आया है। तो सबसे पहले तो ये 30 लाख रुपीज का एक्सपेंस बुक कर लो। सर हमने 30 लाख का एक्सपेंस बुक कर लिया फॉर 290 डेज, लेकिन सर ये तो 2 दिन और आया है, ये इसकी अनयूज लीव है। तो सर 2 दिन जो हमें नेक्स्ट ईयर पेमेंट करनी होगी उसका आपको एक्सपेंस बुक करना होगा। क्यों बुक करना होगा साथियों, इस साल पेमेंट तो अगले साल हो रही है साथियों, अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, सर्विस हमने ले ली, पेमेंट भले अगले साल कर रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड होगा। तो साथियों उस हिसाब से 2 डेज के हिसाब से 10,000 पर डे के हिसाब से 20,000 का एक्सपेंस आपको बुक करना है। टोटल 30,20,000 का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक कर लोगे। इजी है सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1.2 कैसा है सर, अच्छा है, देख लें सर। आ जाओ। तो हमारे निरंजन जी हैं, ठीक है, इनकी एनुअल सैलरी दे दी 30 लाख, वर्किंग डेज दे दिए सर 300 डेज। तो साथियों पर डे की सैलरी मिल जाएगी सर, मिल जाएगी सर, वही आ रही है 10,000। लीव्स अलाउड 10 डेज, यानी साथियों इनको 30 लाख सैलरी लेने के लिए 290 डेज आना है। ठीक है, लीव्स इन्होंने 7 डेज की ले ली, अनयूटिलाइज 3 डेज की है, कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ईयर की। अब ये तो पता लग गया एक्यूमुलेटिंग है, हमें ये देखना है एक्यूमुलेटिंग में वेस्टिंग है या नॉन वेस्टिंग है। तो साथियों आगे की बात देख के पता लगेगा वेस्टिंग है या नॉन वेस्टिंग है। अज्यूम दैट मिस्टर निरंजन विल अवेल द अनयूटिलाइज लीव ऑफ 3 डेज ऑफ 2000 टू 2001, यानी करंट ईयर की नेक्स्ट ईयर में यूज करेगा। इसका मतलब साथियों हमें हिंट मिल रही है ये नॉन वेस्टिंग वाला ऑप्शन है। फिर ये लिख रहा है कि इट विल रिकॉर्ड 30 लाख एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन ईच ऑफ द ईयर डैट है। ठीक है, डैट है, आपको कमेंट कमेंट करना है सर। कमेंट किस पे करना है सर, क्वेश्चन के जो इन्होंने अकाउंटिंग करी है उस पर, कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका सही है या नहीं। तो आ जाओ साथियों देख के बता देते हैं। यहाँ पे साथियों एक बात लिखी है इन्होंने कि ये जो भी अनयूटिलाइज लीव है साथियों ये नेक्स्ट ईयर में यूज कर लेगा। ठीक है, तो साथियों मैंने जो एग्जाम्पल में आपको फिगर्स फ्रेम करके बताया था कुछ उसी फिगर से रिलेटेड है क्वेश्चन है। तो आ जाओ मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको डायग्नोस करना है सर एक्यूमुलेटिंग नॉन वेस्टिंग ऑप्शन है। ठीक है, 290 डेज के बदले 30 लाख का पेमेंट मिल रहा है, डेली सैलरी हमने निकाल ली, अनयूज लीव 3 डेज का है। तो साथियों करंट ईयर में सबसे पहले तो इसने क्या 290 डेज काम किया है, हाँ सर किया है, इसने तो 293 डेज काम किया है। तो 290 डेज की सबसे पहले 30 लाख की सैलरी दे दो। सर ये 3 डेज जो इसकी अनयूज लीव है यानी काम पे आया है और हमें लग रहा है कि ये लीव अगले साल यूज करेगा, तो आपको इसका एक्सपेंस बुक करना है। तो सर 3 डेज इंटू 10,000 पर डे 30,000 का आपको एक्सपेंस बुक करना है। ठीक है, 30 लाख 30,000 क्या हो गया सर आपका इस साल का एक्सपेंस आपको दिखाना है। अब आपका जो नेक्स्ट ईयर है साथियों उसमें अब ये खेल गया एम्प्लॉय। कैसे खेल गया सर, ये केवल 287 डेज आया। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बता रखी है सर क्लास में कि हमें पेमेंट किस हिसाब से करनी है। सर ये कितने दिन आ रहा है, सर 290 डेज बोला था, आया है कितने दिन 287, तो 3 डेज की सैलरी तो यहाँ सीधे काट लोगे। क्यों सर, अक्रूवल कंसेप्ट। तो 3 डेज की अगर हम पेमेंट काट लेंगे सर तो 29.7 लाख की हम पेमेंट करेंगे। अब साथियों गुस्से से हमारे पास आया चढ़ते हुए कि मैं इस साल 3 डेज नहीं आया लेकिन इसके बदले मैंने पिछले साल ही काम कर लिया था। हमने कहा ठीक है, तुमने पिछले साल काम कर लिया था, हमने पिछले साल एक्सपेंस भी बुक कर लिया था, हमें पता था तुम ऐसी हरकत करोगे।
तो इसलिए साथियों पिछले साल जो हमने प्रोविजन बनाया था इस साल पे कर दिया। ठीक है, अब बच्चे क्या गलती करेंगे, इस साल यहाँ पे प्रोविजन की बजाय यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिख देंगे। साथियों वहीं खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि इस साल आपने कोई सर्विस नहीं ली है उससे, तो इस साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मत लिखना। क्लियर है सर? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल साथियों, अगर समझ में आ रहा है और जुड़े हुए हो तो लाइक बनता है। आ जाओ साथियों। तो अब साथियों जो क्वेश्चन नंबर 4 है 1.4, अबे दिखने में ना आपको डरावना सा लगेगा साथियों, लेकिन है नहीं, है ये मासूम सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है एक कंपनी के 100 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इनको 30 हम कैजुअल लीव देंगे, आउट ऑफ विच 10 कैजुअल लीव मे बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अच्छी बात है, यहाँ देख के आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये एक्यूमुलेटिंग वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग है, क्योंकि आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो ये कह रहा है सिक लीव आउट ऑफ विच 2 सिक लीव्स में भी कैरी फॉरवर्ड एज पेड लीव, यानी साथियों ये कौन सा है, एक्यूमुलेटिंग वेस्टिंग। ठीक है, तो साथियों आगे लिखा है इसमें एवरेज अनयूज एंटाइटलमेंट इज 5 days पर एम्प्लॉयड फॉर कैजुअल लीव। दिमाग घूम रहा है देख के? हाँ सर, टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से बताऊंगा। अब साथियों मैं जहाँ पे हाइलाइटर चला रहा हूँ बस वो देख लो। सबसे पहले कैजुअल लीव्स की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सी कैजुअल लीव है सर? ये वाली। इस कैजुअल लीव में ये कह रहा है कि जो इसकी अनयूज लीव होगी वो 5 days की होगी। इसका मतलब ये 5 days ऑफिस में आएगा और काम करेगा, जब भी तो अनयूज है। छुट्टी ले लेता तो यूज्ड होती, छुट्टी नहीं ली इसलिए अनयूज्ड है। फिर अगला पॉइंट ये कह रहा है सिक लीव के बारे में। ये जो सिक लीव है साथियों ये है 1 day। हमने इससे कहा था कि 2 सिक लीव ले सकते हो, लेकिन इसने 1 दिन की सिक लीव इसकी अनयूज्ड है, इसका मतलब ये आ गया ऑफिस में। ऑन एन एवरेज इट वाज फाउंड दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वुड बी क्लेमिंग कैजुअल लीव्स वुड बी 30। तो 30 एम्प्लॉय यहाँ पे कैजुअल लीव को क्लेम करेंगे। ठीक है, कैजुअल लीव को 30 एम्प्लॉय क्लेम करेंगे। तो साथियों मैंने आपको पहले ही कहा था ये वाला जो है आपका कैजुअल लीव का ये है एक्यूमुलेटिंग नॉन वेस्टिंग। तो इसमें हमें एक्सपेक्टेशन लगानी होती है कि कितने एम्प्लॉय यूज करेंगे। तो इसने बता दिया कि 30 एम्प्लॉय इसे यूज करेंगे एंड 10 एम्प्लॉय वुड क्लेम सिक लीव्स। तो ये सिक लीव्स के बारे में साथियों ये तो हमारा कौन सा है, वेस्टिंग का। तो साथियों इसमें एक्सपेक्टेशन की कोई जरूरत होती नहीं है। अब साथियों ये क्या कह रहा है, आपको लाइबिलिटी आप इस साल कितनी रिकॉग्नाइज करोगे इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक लीव्स एंड कैजुअल लीव्स, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करा है, इस क्वेश्चन में लीव्स को बाइफरकेट कर दिया है और फिर बाइफरकेशन के बाद इसने बताया कि उसने कौन सी कैटेगरी की लीव में कितनी छुट्टी ली है कितनी नहीं ली, और एक्सपेक्टेशन भी बता दी। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के बाद हम सीधा समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमने एक इंटरप्रिटेशन गलत ले ली साथियों। जो मैंने पेड लीव आपको बताया है ना, ये साथियों नॉन एक्यूमुलेटिंग ही है। इसके बदले कैश नहीं मिल रहा, लीव के बदले कैश नहीं मिलेगा, लीव के बदले लीव ही मिलेगा। ये सारी की सारी हमारी नॉन एक्यूमुलेटिंग है। तो ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 1.4 देखते हैं साथियों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, आ जाओ। तो एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये 30 कैजुअल लीव दे रहा है। तो इसने ना लीव्स को क्लासिफाई कर दिया कि कैजुअल लीव 30 है, आउट ऑफ विच 10 कैजुअल लीव में भी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब देखते समझ जाना है आपको कि ये एक्यूमुलेटिंग नॉन वेस्टिंग है। ठीक है, ये कह रहा है सिक लीव आउट ऑफ विच 2 सिक लीव्स में भी कैरी फॉरवर्ड एज पेड लीव। इसका मतलब 2 सिक लीव आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये भी क्या है आपका एक्यूमुलेटिंग नॉन वेस्टिंग। फिर ये कह रहा है इन लीव्स के बारे में, ये तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया। अब इस ऑप्शन में इन्होंने कितना यूज करा है कितना नहीं करा वो यहां दे रखा है। तो यहां कह रहा है कैजुअल लीव के बारे में, इसके बारे में कह रहा है साथियों
कि आपकी अनयूज लीव है, इसका मतलब हमने बोला था छुट्टी ले लेना, आप फिर भी ऑफिस में आ गए, तो 5 डेज कैजुअल लीव के केस में एम्प्लॉय ऑफिस में आया है तो वो अनयूज लीव हो गई, लिखा है ना अनयूज। सिमिलरली 1 डे पर एम्प्लॉय फॉर सिक लीव, तो सिक लीव के केस में भी 1 डे वो ऑफिस में आ गया। तो साथियों मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटिंग नॉन वेस्टिंग कंडीशन के केस में हमें नेक्स्ट ईयर एक एस्टिमेट लगाना होता है कि एम्प्लॉयज लीव को यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहां पे लिखा है एम्प्लॉय क्लेमिंग कैजुअल लीव वुड बी 30 एंड 10 एम्प्लॉय वुड क्लेम सिक लीव्स। तो साथियों ये जो क्लेम करेंगे, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, इसी के हिसाब से हमें करंट ईयर में लाइबिलिटी बुक करना है इस लीव्स के लिए। तो आ जाओ समझ लेते कैसे करेंगे। देखो कैजुअल लीव 5 डेज नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, कितने यूज करेंगे सर? 30 एम्प्लॉय। मैंने पहले ही बताया था यहाँ 100 एम्प्लॉय हैं, तो 100 एम्प्लॉय में से केवल 30 एम्प्लॉय यूज करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयज कितना हो जाएगा? 150 डेज। इसी तरीके से सिक लीव का भी देख लोगे, यहाँ पे 10 डेज एम्प्लॉय होगा। तो साथियों ये नंबर ऑफ डेज आ गया आपका। तो यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह के बारे में कुछ दे नहीं रखा, तो आपको बस यही बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉय यूज करेंगे। सर ये एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए मैंने करा दिया आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.5 पे आ जाओ सर, ये एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ईच एंटाइटल टू 10 वर्किंग डेज ऑफ पेड सिक लीव, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 31 मार्च 2001 में एवरेज अनयूज एंटाइटलमेंट इज 2 डेज पर एम्प्लॉय, यानी साथियों इन्होंने लीव्स तो मिली लेकिन इन्होंने यूज नहीं करी। ऐसे कितने दिन थे सर? 2 डेज। क्लियर है? अब इसके बदले क्या मिलेगा सर? इन्हें पेमेंट मिलेगी। अब साथियों यहाँ पे देखो, ये कह रहा है अगर वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस होता, यानी वेस्टिंग ऑप्शन होता, एक्यूमुलेटिंग वेस्टिंग ऑप्शन, तो क्या होता सर? एक्यूमुलेटिंग वेस्टिंग ऑप्शन में कोई हम एस्टिमेट करता ही नहीं है अगले साल की वो यूज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, हमें तो पेमेंट करनी है। तो यहां पे देखो 2 डेज उसने लीव्स यूज नहीं करी, तो सर 2 डेज का पेमेंट कर देंगे 100 एम्प्लॉय को। तो सर अगर वेस्टिंग ऑप्शन रहता है तो 2 डेज 100 एम्प्लॉय को, और जो पर डे है आपका वो है 2500। साथियों सॉल्व करोगे ऐसा आ जाएगा 5 लाख रुपीस। ये आपको एक्सपेंस करंट ईयर में बुक करना है। लेकिन अगर यही नॉन वेस्टिंग में होता, तो नॉन वेस्टिंग में आपको साथियों एस्टिमेट करके लेके चलना है कि वो लीव्स को यूज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ लीव्स के बदले लीव्स चलता है। तो यहाँ लिखा है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट ओनली 20% ऑफ एम्प्लॉय विल यूज 1 डे फ्रॉम देयर कैरी फॉरवर्ड लीव। तो साथियों 100 का सबसे पहले आपको 20% करना है, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि भैया ये 1 डे ही यूज करेंगे, इन्होंने एक्चुअली इनकी लीव्स कितनी थी अनयूज? 2 डेज, लेकिन ये 1 डेज ही यूज करेंगे, तो 1 डे लेके 2500 के हिसाब से 50,000 का ही एक्सपेंस बुक करेंगे। तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से एमसीक्यू में इजीली फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट पे जंप करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 1.6 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी पूछा नहीं गया है। एसएल लिमिटेड हैज 350 एम्प्लॉय, स्टाफ एप्रिशिएशन रेट आपको दे रखा है 6% पर एनम, ठीक है, यानी इतने बंदे छोड़ के चले जाते हैं हर साल। पेड वेकेशन यहाँ पे दे रखे 10 डेज पर ईयर रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग, ठीक है, 10 दिन की छुट्टी ले लो, पैसे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है अनयूज वेकेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो वेकेशन आपने यूज नहीं करी, छुट्टी बोला था फिर भी ऑफिस में आ गए, तो उसे आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो। 31 मार्च 2001 को अनयूज वेकेशन कैरी फॉरवर्ड वाज 3 डेज पर एम्प्लॉय, ठीक है। 31 मार्च 2001 का डाटा दे रखा है आपको। सैलरी 15,000 पर डे है, ठीक है। साथ ही क्वेश्चन इतना मेहरबान है, पर डे की सैलरी दे दी जो हमें निकालनी पड़ती थी। अक्रूड एक्सपेंस आपको दे दिए 65 लाख रुपीस, ठीक है। ये अक्रूड एक्सपेंस साथियों फॉर अनयूज वेकेशन है 2000 से 2001 के बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। 2001 से 2 के बीच में एम्प्लॉय टुक 9 डेज ऑफ वेकेशन इन एवरेज, ठीक है, छुट्टी ले ली 9 दिन की, यानी एक दिन की नहीं ली।
अब सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी 10% से। आपसे अकाउंटिंग पूछ रहा है कि आप लाइबिलिटी और एक्सपेंस कैसे रिकॉग्नाइज करोगे फॉर दीज बेनिफिट 31 मार्च 2002 में। तो साथियों मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड नोट्स में और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। रेडी हो सारे सर? बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्नोस करना है कि सर ये एक्यूमुलेटिंग है नॉन एक्यूमुलेटिंग है। क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तो ये एक्यूमुलेटिंग है। अब एक्यूमुलेटिंग में ये वेस्टिंग है या नॉन वेस्टिंग है आपको ये जज करना है। सर ये वेस्टिंग ऑप्शन है, इसमें कैश पे कर सकते हैं, ठीक है। सर टाइमलाइन मैंने बनानी, प्रीवियस ईयर 2000 से 2001 के बीच में बात हो रही है। 350 एम्प्लॉय थे, अनयूज लीज आपको 3 लीव्स दे रखी है। तो साथियों हमें अकाउंटिंग करनी है करंट ईयर की, ठीक है। हमें ये देखना है कि करंट ईयर में प्रीवियस ईयर से कितने एम्प्लॉय उठ के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि 350 में से 6% तो छोड़ के जाएंगे। तो साथियों 350 में से 6% छोड़ के जाएंगे, तो हमें कैलकुलेट करना है। हम बात कर रहे हैं 94% एम्प्लॉय की यहाँ पर। तो साथियों ये जो 94% एम्प्लॉय हैं करेंट ईयर में, इनका ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीव 3 लीव है, यानी पिछले साल की जो लीव्स थी वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, ठीक है। इस साल इन्होंने, हमने 10 लीव्स इनको अलाउ करी थी, उसमें से 9 लीव इन्होंने ले ली, यानी इस साल 1 लीव जो है वो अनयूज्ड है। तो साथियों टोटल अनयूज लीव कितनी है? 4 लीव्स, 4 लीव पर एम्प्लॉय, ठीक है। ये साथियों इस साल है। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए? 350 एम्प्लॉय इंटू 94% आ गया 329 एम्प्लॉय। तो साथियों टोटल हो गए 1316 लीव्स, ठीक है। तो इतनी लीव पे हमें एक्सपेंस बुक करना है। अब आपके जो न्यू एम्प्लॉय हैं साथियों, हमेशा कंपनी में 350 एम्प्लॉय रहते ही रहते हैं, ठीक है। उसमें से 6% जाते हैं, तो 6% हमने रिक्रूट भी कर लेते हैं। तो इस साल हमने जो रिक्रूट करे होंगे वो 6% है, उनके बारे में बात हो रही है। क्या इनका ओपनिंग बैलेंस होगा? ऑब्वियसली नहीं साथियों, ये तो यहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर तो थे ही नहीं है, तो इनका कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीव होगा ही नहीं। फिर करंट ईयर में इनका जो बैलेंस है लीव का, वही 10 छुट्टियाँ दी थी, 9 ले ली, तो 1 लीव इनकी बची। 350 इंटू 6% एम्प्लॉय कंपनी ने हायर करे होंगे, तो 21 एम्प्लॉय इंटू 1 लीव पर एम्प्लॉय, तो टोटल आ गया 21 लीव्स। अब साथियों आपको जो प्रोविज़न क्रिएट करना है करेंट ईयर में 13, 16, ये तो सर आपके पुराने एम्प्लॉय हो गए और 21 आपके नए एम्प्लॉय हो गए। इन पे आपको जो एक्सपेंस बुक करना है साथियों, पर डे की आपकी जो सैलरी होगी वो 15,000 तो पिछले साल थी, प्लस 10% इस साल इंक्रीमेंट भी हुआ है, तो 16,500 पर डे पे आपको एक्सपेंस बुक करना है। तो साथियों ये आपका प्रोविज़न हो गया जो इस साल आपको क्रिएट करना है। जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है साथियों, आपने प्रोविज़न क्रिएट कर लिया, एंट्री पास कर ली, और पिछले साल जो आपने प्रोविज़न बना रखा था उसकी आपने पेमेंट कर दी। क्वेश्चन इजी था सर? बिल्कुल इजी। इसके बाद साथियों एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब वो एग्जाम के लिए इतने काम के नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट की तरफ। रेडी हो सारे सर? बिल्कुल। तो साथियों नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। मजदूर ने अपनी पूरी मजदूरी ख़त्म कर ली है एम्प्लॉयर के साथ, अब उसे चाहिए मेहनताना। अब वो जो मेहनताना है साथियों वो हो सकता है प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 2 टाइप के हैं, एक तो है डीसीपी। सर डीसीपी क्या? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं साथियों, ये साथियों डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, और दूसरा है हमारा डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सबसे पहले इजी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। आपको पता ही होगा एम्प्लॉयर को एक सर्टेन अमाउंट एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में रखना होता है एज पर लेबर लॉ, है ना। अब एम्प्लॉयर की इतनी जिम्मेदारी होती है कि एक सर्टेन अमाउंट सैलरी का वो इस पीएफ अकाउंट में डालता रहता है, और एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी ये पीएफ जब भी मैच्योर होगा उसके बाद एम्प्लॉय जो है इस पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? केवल इस पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना। इससे एम्प्लॉय को मिलता कितना है ये एम्प्लॉयर की टेंशन नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो दिस इज फिक्स कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इसलिए इसका नाम है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। याद आ गया सर? बिल्कुल। तो सर इसकी अकाउंटिंग सिमिलर हो गए टू शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। क्यों?
क्योंकि एम्प्लॉयर को इसमें पैसे डालना है, बात खत्म। तो एंट्री क्या होगी, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान टू बैंक, और पे नहीं करा तो प्रोविजन। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.1, उसे देख लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 2.1, तो यहाँ पे लिखा है एएसएल लिमिटेड कंट्रीब्यूट 12% ऑफ एनुअल ग्रॉस सैलरी। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है एएसएल लिमिटेड हैज नो फर्दर ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट फॉर कंट्रीब्यूशन, बस कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉयर का काम खत्म। अब ये जो 12% ऑफ एनुअल ग्रॉस सैलरी है, इसके बारे में लिखा है कि जो एनुअल ग्रॉस सैलरी है वो 50 करोड़ की है। ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन है वो नवंबर में 2.8 करोड़ का है। ठीक है, और मार्च में कितना करा है वो भी देख लेंगे। तो साथियों बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, कंट्रीब्यूशन ये नवंबर में करता है और जून में करता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन आर मेड ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, नवंबर में और जून में। ठीक है, तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले तो 50 करोड़ का 12% कितना होता है सर, 6 करोड़। 6 करोड़ में से नवंबर में ये 2.8 करोड़ डाल चुका है, तो 6 में से 2.8 डाल दिए तो बचे कितने, 3.2। ठीक है, तो आपको इसकी एंट्री पास करनी है। एम्प्लॉय बेनिफिट टैक्स में 6 करोड़ का है, बैंक अकाउंट 2.8 करोड़ जा चुके हैं, ये पेबल में डाल दोगे 3.2 करोड़। इजी था सर, बिल्कुल इजी था। क्या पेपर में आएगा, चांस कम है। अब जो पेपर में आएगा सर उसके 100% चांस है। क्या आएगा सर बताइए, आ जाओ दिखाता हूं आपको। आपका सर आएगा डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और सर इस पे 13 क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रॉमिस करता है कि भाई जब आप रिटायर हो गए तो मैं फिक्स अमाउंट ऑफ बेनिफिट आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की एक टेंशन खड़ी हो जाती है, क्योंकि बीच में आते रहते हैं फ्लक्चुएशन। अब ये सारी चर्चा हमें डिटेल में डिस्कस करनी है, तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों एक कंसेप्ट नोट से क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, जो कि हमारा पूरा कंसेप्ट इसका डिटेल में समझा देगा। आ जाओ। तो साथियों ये हमारे कंसेप्ट नोट्स, और इसमें है हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो सर ICAI का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट उठ के पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मिस्टर गन्ना, अन्ना नहीं है ये, गन्ना है, इसकी सैलरी है 10 लाख पर एनम। इसको कंपनी ने कहा आपको हम देंगे ग्रेचुटी। ठीक है, ग्रेचुटी आफ्टर फिक्स पीरियड एम्प्लॉय को मिलती है, हाँ, जो कि होगी 1% ऑफ फाइनल ड्रॉन सैलरी पर एनम। ठीक है, जो भी उसकी फाइनल सैलरी होगी जब वो रिटायर हो रहा होगा, उसका 1% उसको ग्रेचुटी मिलेगा। इतने कम अमाउंट में क्या वो राजी हो जाएगा? आंसर इज नो। वो कहेगा सर मैंने जितने साल काम करा है उतने टाइम्स मुझे सैलरी चाहिए, जो भी आप मुझे कमिट कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने कहा जितने भी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर आपने कर लिए उतने टाइम हम आपको ग्रेचुटी दे देंगे। अब यहाँ पे साथियों इसकी 10 लाख पर एनम आज सैलरी है, क्या 5 साल बाद भी इसकी सैलरी 10 लाख ही रहेगी? आंसर इज नो। सर ग्रोथ भी होगी, कितनी ग्रोथ हो रही है सर? 10% से। इसका जो एम्प्लॉयमेंट पीरियड है वो 5 ईयर का है, डिस्काउंट रेट आपको 10% दे रखा है। सर कैलकुलेट कैसे करना है, आ जाओ साथियों समझते हैं। साथियों सबसे पहले टाइमलाइन देख लो आप। ठीक है, ये आपका ईयर 1 2 3 4 5, यहाँ ये बंदा क्या होगा, अपनी मजदूरी से आजाद हो जाएगा। ठीक है, और अभी ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, ईयर 1 एंड में इसे टोटल 10 लाख रुपीस मिलेंगे। ईयर 2 एंड में इसे 10 लाख इंटू 10% इंक्रीमेंट के साथ अमाउंट मिलेगा। तो जो इसका पहला इंक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, दूसरा इंक्रीमेंट यहाँ, तीसरा इंक्रीमेंट यहाँ, चौथा इंक्रीमेंट यहाँ। तो ओवर टेनर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इसका इंक्रीमेंट 4 बार हो रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो कि एट द एंड ऑफ ईयर इसकी सैलरी कितनी होगी? सर बड़े आराम से निकाल लेंगे। 10 लाख इंटू 1.10 रेज टू पावर 4।
ठीक है, यहाँ बच्चे क्या गलती करेंगे, 5 करेंगे, इसलिए मैंने टाइमलाइन में आपको समझाया कि आपका इंक्रीमेंट यहाँ से होगा, यहाँ से कभी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल। तो ये आपका फाइनल सैलरी अमाउंट हो गया जो आपको 5th ईयर के एंड में मिलेगा। अब यहाँ पे कमिटमेंट क्या करी है एम्प्लॉयर ने कि इसका 1% दिया जाएगा। तो सर इसका 1% आप कैलकुलेट करोगे तो ये इनटू हमने कहा था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो इसने 5 साल अपनी सर्विस को कंप्लीट किया है, तो फाइनल सॉल्व करके हमारा आ रहा है 73,200, यानी इतना अमाउंट इसे एज अ ग्रेट्युटी मिलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? बिल्कुल। अब सर यहाँ पे एम्प्लॉयर खड़ा है, उसे पता है कि 5th ईयर के एंड में मुझे इसे ये 73,200 पे करना है, इसने कैलकुलेशन कर ली। अब हम फॉलो करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो सर इसका जो एक्सपेंस है ना वो यहाँ से ही रिकॉर्ड करना चालू कर देगा, लेकिन पॉइंट इज कि क्या ये पूरा का पूरा 73,200 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा? आंसर इज नो। ये ओवर टेनर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो 73,200 को आप डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो हर साल का आपको अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? बिल्कुल। अब यहाँ पे भी एक कैच है साथियों कि 73,200 को आप अगर डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका आएगा 14,640 ईच ईयर। तो क्या हम 14,640 ईच ईयर रिकॉर्ड कर लें? अगेन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर ये 14,650 आपको जो ईच ईयर पे करना है, ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन बैठी है, एक तरीके से ये तो आपको 5th ईयर के एंड में पे करना है। तो अब आ जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट कि आप 14,650 को खींच के लाओगे यहाँ पे। अब सर अगेन आप इसे खींच के अगर यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है, ध्यान से सुनना आप, इसलिए मैंने टाइमलाइन बना रखी है। 14,650 को यहाँ से खींच के आपको यहाँ लेके आना है। तो सर कैसे लेके आओगे? देखो सर आपको पुश करना है 1 2 3 4, ठीक है। तो साथियों 14,640 को पे आप 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओगे, ठीक है, और कितने ईयर के लिए? यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया 4 ईयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे यही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपको साथियों क्या करना है, 14,640 डिवाइडेड बाय 1.1 आप इक्वल टू दबाओगे 4 बार, तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो 14,640 को आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 10,000। फिर अगेन 14,650 को आप फिर पुल करोगे 10% के रेट से, कितनी बार? यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, और यहाँ पे पुल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी 5th ईयर के एंड में खड़े हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है साथियों, आपको ग्रेचुइटी का एक्सपेंस ईच ईयर रिकॉग्नाइज करना है। कितना करेंगे? 1st ईयर में 10,000, 2nd ईयर में, ये 1st ईयर का एंड है, 2nd ईयर का एंड, 3rd ईयर का एंड, 4th ईयर का एंड, 5th ईयर का एंड। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है सर? इतनी बात समझ गए? अब सर जैसे आपने 10,000 रिकॉग्नाइज करा है, अब आप इसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अब आप इसे खोलोगे, इसे अनवाइंड करोगे, ठीक है। जब आप इसे अनवाइंड करोगे ना तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये 10,000 ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, 14,640। सीक्रेट समझ में आ गया सर? बिल्कुल। अब सर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक प्यारा सा LAT टेबल। आ जाओ। ये साथियों क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ये वाला पूरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान का कंसेप्ट आपको डिटेल में समझा देता है। आ जाओ। ये मैंने लाइबिलिटी शीट बना रखी है साथियों। तो देखो ईयर 1 के एंड में 10,000 आपने कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने समझ लिया, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 2nd ईयर के स्टार्टिंग में ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसको फिर आप अनवाइंड करोगे, ये आपका अनवाइंड हो गया। फिर 2nd ईयर के एंड में आप अगेन 11,000 का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि एक्सपेंस तो हर साल रिकॉग्नाइज करना है।
प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस प्लस करंट ईयर का एक्सपेंस, ठीक है, ये करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो साथियों यहाँ पे सिंबल देख लो, ओपनिंग में मैंने प्लस क्या करा है, अनवाइंड करा है ओपनिंग बैलेंस को, प्लस इस साल का जो एक्सपेंस है सर्विस एक्सपेंस वो भी आप लोगे, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो दिस प्लस दिस आपका ये आ जाएगा क्लोजिंग। फिर ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, इसे अनवाइंड करोगे, करंट ईयर का एक्सपेंस लोगे, ये आ गया क्लोजिंग। तो इसी तरीके से चलता रहेगा, ये आपका अल्टीमेटली पहुंच जाएगा 73,200 पे, जो कि हमने एक्सपेंस कैलकुलेट करा था ग्रेचुइटी का। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब सर यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म यूज होंगे, वो हमें टेक्निकल टर्म समझना है। ठीक है सर, समझ लेते हैं, आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ इसे कंसेप्ट नोट्स में। सर जब फर्स्ट ईयर के एंड में आप इस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, ग्रेचुइटी एक्सपेंस टू पेएबल, यही एंट्री होगी, ग्रेचुइटी एक्सपेंस टू ग्रेचुइटी पेएबल। लेकिन साथियों आपको ये एंट्री पास नहीं करनी, तो क्या पास करनी है सर, आपको पास करनी है करंट सर्विस कॉस्ट इंस्टेड ऑफ ग्रेचुइटी एक्सपेंस। और ग्रेचुइटी पेएबल को अब से आप क्या बोलोगे, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ठीक है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रिसाइज है। ग्रेचुइटी एक्सपेंस करंट सर्विस कॉस्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साथियों आपकी ये जो सर्विस कॉस्ट है करंट पीरियड की है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं करंट सर्विस कॉस्ट। ये कहाँ जाएगा, पीएल में। और ये जो ग्रेचुइटी पेएबल है, ये कौन सा पेएबल है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वाला या डिफाइंड बेनिफिट वाला? सर डिफाइंड बेनिफिट वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, यानी ये हमारी लायबिलिटी है। तो ये टर्म आपको याद रखना है। ठीक है सर, हमें याद है, हमें पता है, हम रिवाइज कर रहे हैं, वेरी गुड। अब ईयर 1 का ड्यूरेशन आपका कंप्लीट हो गया, आप सेकंड ईयर पे आ जाओ, तो हम एलएटी को यूज करेंगे। ये जो हमारा सेकंड ईयर का एलएटी हम ऐसे यूज करेंगे। तो पहले हम अनवाइंड करेंगे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, फिर जो करंट ईयर में हमें कॉस्ट रिकॉर्ड करना है उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे। तो अनवाइंड कैसे करते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट टू ग्रेचुइटी पेएबल। ठीक है, लेकिन साथियों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट कॉस्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, यानी कभी भी आपको ग्रेचुइटी पेएबल नहीं लिखना। उसके बाद सर जो इस साल का ग्रेचुइटी एक्सपेंस है उसकी तो एंट्री मैंने आपको बताई थी, करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, लेकिन कितना है वो, 11,000। ये सर जो हमने टेबल बना रखी है ना, ये हर साल का करंट सर्विस कॉस्ट है जो आपको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का आप रिकॉर्ड कर लोगे। ईजी है सर, बिल्कुल ईजी। फिफ्थ ईयर के एंड में जब आप पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, डीबीओ टू कैश। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की हेल्प से और इसके सॉल्यूशन की हेल्प से हमें 3 टेक्निकल टर्म पता लगे हैं। सर करंट सर्विस कॉस्ट जो कुछ नहीं है, ग्रेचुइटी एक्सपेंस है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो कुछ नहीं है, ग्रेचुइटी पेएबल है, और इंटरेस्ट कॉस्ट तो हमें पता ही है। तो ये 3 टर्म हमने डिटेल में समझ लिया। इसके बाद इस बेस पे आईसीआई ने एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3.1, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या सारे रेडी हैं सर? बिल्कुल रेडी हैं, खाना पीना खा के बैठे हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3.1, काम की बात पढ़ते हैं। एक लमसम पेमेंट देनी है एम्प्लॉय को ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, डेट इज इक्वल टू 1% ऑफ फाइनल सैलरी ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस। सैलरी जो है इसकी 10,000 है, ठीक है, और इसका इंक्रीमेंट होगा एवरी ईयर 7%। ठीक है, डिस्काउंट रेट आपको दे दिया 10%। आपको निकालना है बेनिफिट एट्रीब्यूटेड ईयर ऑन ईयर। ठीक है सर, ये बेनिफिट एट्रीब्यूटेड क्या है, अभी सॉल्विंग के टाइम पे समझ लेंगे। अच्छा, इसकी जो ईयरली सैलरी है वो कितनी है सर, 10,000। ठीक है, इसका जो सर्विस का टेनर है वो कितना है, ये दे रखा सर 5 ईयर। ठीक है, बाकी इसमें कुछ अजम्पशन दे रखी है, वो अजम्पशन अभी आपको समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको होल नंबर में राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करना है। सर सॉल्व कैसे करना है, इसमें क्या क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट एट्रीब्यूटेड क्या है, आ जाओ समझते हैं। सर टाइमलाइन बना लो, मैं आपको कह रहा हूं सर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, टाइमलाइन पहले बना लेना, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। सर देखो ये एम्प्लॉय यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग हो गई, तो ईयर 1 के एंड में इसे पहली सैलरी मिलेगी, फिर जो सेकंड ईयर का एंड होगा उसमें से इंक्रीमेंट के साथ सैलरी मिलेगी,
फिर इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो टोटल कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ है सर? 4 बार हुआ है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 1.077% का इंक्रीमेंट है रेज टू द पावर 4। तो सर ये अमाउंट आ गया 13,107, ठीक है। 13,107 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है सर? 5 है, तो इंटू 5 कर दोगे, ठीक है, इंटू 5 कर दोगे। और हर साल का आपको निकालना है कि बेनिफिट कितना मिल रहा है ऐसे, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हर ईयर का जो बेनिफिट आ रहा है वो 13,107 है। तो साथियों बेनिफिट एट्रीब्यूटेड पर एनम, यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। सॉरी, ये जो 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है वो यहाँ करना था, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा साथियों 1% ऑफ 13,107 यानी ₹131। तो हर साल आपको जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है वो 131 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि हमें इसका पीवी निकालना है, लेकिन साथियों जब आप बेनिफिट एट्रीब्यूटेड कैलकुलेट करोगे ना कि कितना बेनिफिट ईयर ऑन ईयर मिलेगा, तो आईसीआई ने क्या करा है, इसने दिखाया है कि ईयर 1 में 131 है, ठीक है। ईयर 2 में 131 इंटू 2 है, ठीक है। ईयर 3 में 131 इंटू 3 है, 131 इंटू 4 है, 131 इंटू 5 है। तो इस तरीके से इन्होंने बेनिफिट एट्रीब्यूटेड दिखाया। सर इन्होंने पीवी क्यों नहीं दिखाया? सर पीवी इन्होंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये जो कैलकुलेशन चल रही है ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है कि एम्प्लॉय को अल्टीमेटली बेनिफिट कितना मिलेगा। हम एज अ एम्प्लॉयर जो रिकॉग्निशन करते हैं वो तो अपने हिसाब से करते हैं ना, कि हम उसका पीवी लेके आते हैं और एट द एंड ऑफ टर्म हमें इतना ही अमाउंट देना होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन एम्प्लॉय के एंगल से चल रही है, इसलिए यहाँ पे पीवी नहीं करा गया है, ठीक है। उसके बाद ऑब्लिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट। अब देखो ऑब्लिगेशन की बात आ गई, तो ऑब्लिगेशन किसकी है? एम्प्लॉयर की है। तो अब हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको पीवी निकालना है, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूं आपको बोर्ड नोट्स पे। लायबिलिटी शीट एरिया आपकी देखो, ये जो 131 आपको पे करना है एवरी ईयर, ये तो साथियों यहां पे पे करना है ना आपको। तो इसका यहाँ पे पीवी लेके पीवी करोगे, तो जब आप पीवी करोगे साथियों तो आपको पुल करना है 1 2 3 4, तो 4 से आपको पुल करना है, ठीक है। तो जब आप पुल करोगे 131 को डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 4 तो 89 आएगा, ठीक है। 89 लिख लेना। सेकेंड ईयर में 89 आ गया, इसको अनवाइंड करोगे फिर एक्सपेंस बुक करोगे, ये आपका क्लोजिंग। तो इस तरीके से ये आपकी लायबिलिटी शीट बन गई, ये आपको पेपर में बना के आनी है। तो यहां तक की बात क्लियर है सर? बिल्कुल। क्या यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था? दिखा देता हूं आपको। ऑब्लिगेशन पूछे इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस बेनिफिट ईयर ऑन ईयर, तो आपसे क्लोजिंग लायबिलिटी पूछी थी एवरी ईयर। क्या यह पोर्शन क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे। बेस पार्ट हमने कर लिया है साथियों। हमारी अप्रोच वही रहती है मेरी पढ़ाने की रेगुलर क्लास में भी, कि मैं जैसे ही कंसेप्ट कराता हूँ इमीडिएटली उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं साथ के साथ कराते रहता हूँ, ठीक है। रिवीजन भी हम वैसे ही कर रहे हैं। अब साथियों हमने जो कंसेप्ट बुक में अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस करा था प्यारा सा, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, कंपनी केवल एक एम्प्लॉय को तो ग्रेजुटी देती नहीं है, कंपनी में होते हैं हज़ारों एम्प्लॉय। तो हज़ारों एम्प्लॉय के बेस पे कंपनी ग्रेजुटी का कैलकुलेशन करती है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हुए इनके कुछ एस्टिमेट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्चुअरी एस्टिमेट। ये एस्टिमेट करता कौन है? बेसिकली एक्चुअरी करता है। अब ये जो एस्टिमेट है साथियों चेंज भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द टेनर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो हमने सैलरी एक्सपेक्ट करी थी वो सैलरी सर इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो डिक्रीज भी हो सकते हैं। सर कैसे डिक्रीज हो सकते हैं? सर बीच में कोई चले गया तो उस बेस पे हमारा जो एस्टिमेशन है वो चेंज भी हो सकता है। तो हमने जो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करा था स्टार्टिंग में,
सपोज करो ये 10,000 एम्प्लॉयज़ के लिए या 100 एम्प्लॉयज़ के लिए, 100 एम्प्लॉयज़ के लिए 22,000 का डीबीओ ऑब्लिगेशन आ रहा था, ठीक है। अब एक्चुअरी ने कुछ एस्टिमेट करे, रिवाइज एस्टिमेट्स को रिवाइज करा, और रिवाइज के बेस पे ये जो डीबीओ 22,000 था ईयर 2 के एंड में, एट द एंड ऑफ ईयर 2 सर ये हो गया 25,000, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया। अब ये जो इंक्रीज है ना साथियों, ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करके देगा हमेशा। यहाँ आपको माथा पच्ची नहीं करनी, आपको कोई एक्चुअली नहीं बनना कि आपको यहाँ पे एस्टिमेट्स निकालने हैं, ठीक है। आपको तो ये देखना है कि अगर ये 22,000 से 25,000 हो गया तो इसकी वजह से क्या हो गया, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो साथियों इस लॉस को हम क्या बोलेंगे, ये होगा एक्चुरियल लॉस, जो कहाँ जाएगा सर, ये हमेशा ओसीआई में जाएगा। सर ओसीआई में क्यों जाएगा, क्योंकि साथियों ये जो एस्टीमेट है रेगुलर बेसिस पे चेंज होते रहेंगे, तो इसे पीएल में डालने के बजाय हम डालते हैं ओसीआई में, और हमारी लाइबिलिटी बन गई तो हमारा बढ़ गई है तो हम डीबीओ को अपना बढ़ा देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो सर मैं ना आपको डीबीओ का एक अकाउंट दिखा रहा हूँ। डीबीओ एक हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस इसका 10,000 था, फिर करंट ईयर के जो एक्सपेंस है जिसे हम करंट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं वो भी हमने लिखा। ओपनिंग बैलेंस को हमने अनवाइंड करा इंटरेस्ट के थ्रू, तो इंटरेस्ट आ गया 1,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया वो आया 3,000, ठीक है। ये बात क्लियर है सर? क्लियर है। अब दूसरा एस्टिमेट चेंज के अलावा ये भी हो सकता है सर कि आप ही प्लान को अमेंड कर दो। सर प्लान अमेंडमेंट मीन्स सिंपली हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम 1% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन बीच में आपने बोला 1% तो यार बहुत कम है, चलो इसे बढ़ा देते हैं। आपने कहा अब हम 3% देंगे, तो इसका मतलब आपने प्लान अमेंड कर दिया, ठीक है। तो अगर आपका साथियों प्लान अमेंड होता है तो उस केस में भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो हम मान के चल रहे हैं आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगेन हम मान रहे हैं कि आपकी जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है साथियों, मान लो वो 1,000 से इंक्रीज हुई है, ठीक है, 1,000 से इंक्रीज हुई है, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। पास्ट सर्विस कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं साथियों, ये मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू समझाता हूं। ये साथियों हमारी टाइमलाइन है 5 साल की। ईयर 2 में आके हम बोल रहे हैं कि हमने प्लान को अमेंड कर दिया, तो सर हम इसे रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे या प्रोस्पेक्टिवली करेंगे? सर हम इसे रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे। जब भी प्लान अमेंड होगा साथियों वो रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। तो उसकी वजह से साथियों हमारी जो पास्ट सर्विस कॉस्ट जो हमने रिकॉग्नाइज करी थी उसमें भी चेंजेस आएंगे सर, ऑब्वियसली आएंगे। तो पहले की सर्विस कॉस्ट हमने कहाँ रिकॉग्नाइज करी थी? पीएल में, ठीक है। तो सर प्लान अमेंडमेंट की वजह से जो पास्ट सर्विस में हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो भी कहाँ रिकॉग्नाइज होंगे? पीएल में। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है पास्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज होगा पीएल में। और सर ये जो एस्टिमेट चेंज हुए हैं, चेंज इन एस्टिमेट, ये हमने यहाँ पे करे थे, इसको हमें रेट्रोस्पेक्टिवली रिकॉग्नाइज करना है या प्रोस्पेक्टिवली? सर इसे हम प्रोस्पेक्टिवली करेंगे, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेट एज पर इंड AS 8 हमेशा प्रोस्पेक्टिवली रिकॉग्नाइज होते हैं। याद आ गया सर? बिल्कुल सर, इतना डिटेल में MCQ की वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस 25,000 आया है, आपकी जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है साथियों, वो अजम्पशन और प्लान दोनों की वजह से भी चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है केवल प्लान की वजह से ही चेंज हो रही है। तो सर क्वेश्चन आपको लिख के देगा, टेंशन वाली बात नहीं है, स्पेसिफिकली लिख देगा कि आपकी जो पास सर्विस कॉस्ट है वो 1,000 है, ठीक है, डायरेक्टली लिख के दे देगा। और जो आपका एक्चुअल लॉस है ये भी डायरेक्टली वो लिख के दे देगा 2,000 का है, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि भाई एक्चुअल लॉस क्या है, कि भैया हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और पास सर्विस कॉस्ट क्या है, हमने प्लान अमेंड करा है इसलिए हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ये OCI का पार्ट है, ये PL का पार्ट है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3.2 कुछ इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3.2 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 3.2 में ये कह रहा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट हमने दिए 1 पॉइंट ऑफ सैलरी पर एनम के हिसाब से। तो उस हिसाब से इन्होंने
जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होते हैं उसकी वैल्यू निकाल रखी है, डेट इज 31.5 मिलियन। डॉलर देख के कंफ्यूज मत होना, आप इसे रुपये अज्यूम कर लो। 31.5 मिलियन, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर 2003 को रूल ऑफ प्लान चेंज, यानी इन्होंने प्लान को अमेंड कर दिया है। अब ये कह रहे हैं जो हम बेनिफिट देंगे एट द रेट ऑफ 2.5% ऑफ सैलरी देंगे, ठीक है। अब ये खुद ही कैलकुलेट करके भी आपको देगा कि 2.5% जब हमने चेंज कर दिया तो अब इसकी वैल्यू हो गई 32.5। पहले इसकी वैल्यू थी 31.5, अब हो गई अब 32.5। तो $1 मिलियन से हमारा जो ऑब्लिगेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा पास सर्विस कॉस्ट है और ये कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, ठीक है। बस इतना समझ लो, बाकी इसमें टाइम पास है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3.3 पे। तो इस पे आने से पहले साथियों मैं आपको बोर्ड नोट्स पे लेके चलता हूँ, कंसेप्ट नोट्स पे आ जाओ। हमने यहाँ पे एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ भी समझ लिया, ठीक है। सर लॉस वाला पार्ट हमने समझ लिया, गेन वाला पार्ट भी बता दो। सर गेन कब होगा, जब हमारी ऑब्लिगेशन डिक्रीज हो जाएगी। एक्चुअली जो एस्टिमेट हमने चेंज कर रहा है उसकी वजह से अब अगर हमारी ऑब्लिगेशन डिक्रीज हो गई तो डेट इज एक्चुअली गेन। ये भी कहाँ जाएगा, ओसीआई में। उसके बाद पास सर्विस कॉस्ट भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये दोनों पार्ट कौन से हैं, ये चेंज इन एस्टिमेट, ये चेंज इन प्लान का। अब सर हम डिस्कस करेंगे प्लान असेट। देखो साथियों, जब भी आपकी फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन होती है, जब भी आपकी फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन होती है तो उसके लिए आप पहले से एक प्लान असेट क्रिएट करके रखते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 साल बाद आपको कोई गाड़ी लेनी है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप पहले से ही एक एसआईपी करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, या कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखोगे। तो यानी आप फंड अरेंज करके रखोगे। इसी तरीके से कंपनी के पास भी एक ऑब्लिगेशन है, तो उस ऑब्लिगेशन के लिए कंपनी आज से ही एक इन्वेस्टमेंट करेगी। इस इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे प्लान असेट, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लान असेट के बारे में। तो साथियों जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो डीबीपी फंडेड स्कीम में आएगा, यानी इसके लिए हमने ऑलरेडी फंड अरेंज कर रखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं साथियों, एक फंड मैनेजर हायर करते हैं और ये फंड मैनेजर इस प्लान असेट को मैनेज करता है, ठीक है। तो फंड मैनेजर करता क्या है सर, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन डालेगा, उस कंट्रीब्यूशन पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। और इसी में से आप बेनिफिट भी पे करोगे। अगर आपका बीच में कोई एम्प्लॉय ऊपर जा रहा है तो उसको बेनिफिट कहाँ से दोगे, अपनी जेब से नहीं दोगे, इस फंड में से ही दोगे, तो बेनिफिट पेड। तो ये आपका प्लान असेट है, ये भी आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। तो हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 में। इसमें हम देखेंगे कि फंडेड स्कीम की कैसे अकाउंटिंग करनी है, ये आपका एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या अभी तक जो पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, वो फाउंडेशन था। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले उतना समझना आपको जरूरी था, और जो पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है भैया उसमें से नहीं आएगा, भैया उसमें से भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3.3 में यहाँ पे लिखा है कि इनकी पेंशन स्कीम असेट जो है वो 200 करोड़ का बैलेंस है। इनकी कोई प्लान असेट है, उसका बैलेंस आपको दे रखा है, और इनकी कोई लाइबिलिटी है डेट इज डीबीओ, उसका बैलेंस है 260 करोड़। क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रेट आपको 5% दे रखा है। सर कौन सा डिस्काउंट रेट यूज होता है जनरली साथियों, जो आपकी रिस्क फ्री असेट होती है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उसी का रेट यूज होता है, ठीक है। फिर आपको करंट सर्विस कॉस्ट दे रखी है, यानी एक्सपेंस जो आपको इस साल रिकॉग्नाइज करना है, कंट्रीब्यूशन जो आप प्लान असेट में ऐड करोगे, बेनिफिट पेड इस साल आपने जो बेनिफिट पे करें अपनी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए, इसकी कर्टेलमेंट ये हमें समझना है, पेमेंट एज सेटल फॉर कर्टेलमेंट ये भी हमें समझना है। तो आज जो साथियों कर्टेलमेंट भी समझ लेते हैं हम कि क्या होता है, आ जाओ। तो साथियों कर्टेलमेंट और सेटलमेंट दो अलग अलग टर्म है, ठीक है। सबसे पहले कर्टेल को समझ लेते हैं साथियों। जब भी हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, भैया आपको ये रिटायरमेंट बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जब भी देंगे अगर आप बीच में कोई दंगे फसाद या वायलेंस नहीं करोगे,
अब साथियों वर्करों ने कर दी वायलेंस, तोड़ दी कंपनी की बसें, लगा दी आग, लगा दिए नारे। तो ये जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है कंपनी से क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकली कर्टेल। तो जो भी कंपनी ने डीबीओ बनाया था, ऑब्लिगेशन था, वो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अपने वर्करों के साथ सेटल कर लेती है कि आपका ऑब्लिगेशन 100 का है, ठीक है, यानी मान लो 40 एम्प्लॉय अचानक से कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, हमने उन्हें कहा था भैया बीच में जाओगे तो भी हम आपको दे देंगे, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं देंगे जो आपका बन रहा है, उसमें से हम आपको 60 ही पे करेंगे। तो आप कितने में सेटल कर रहे हो? 60, लेकिन लाइबिलिटी कितने की थी? 100 की, तो बेनिफिट कितना हो गया? 40। दिस इज सेटलमेंट। लेकिन आईसीआई क्या करता है, इन दोनों को ना एक साथ यूज करता है, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। तो कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट का पॉइंट समझने के बाद मैं आपको प्लान असेट के पॉइंट भी समझा देता हूँ। ये साथियों जो मैंने एरो बना रखा है ना, ये सारे प्लान असेट के पॉइंट है, ये सारे चेंज इन एस्टिमेट और चेंज इन प्लान के पॉइंट है, ये सारे तीनों पॉइंट डीबीओ के हैं, ठीक है। तो प्लान असेट पे साथियों जो आपको रिटर्न मिलेगा, कौन सा रिटर्न मिलेगा? सर यहाँ पे जब आप अनवाइंडिंग करते हो तो अनवाइंडिंग पे आप जो रेट यूज करते हो वही रेट आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न में भी यूज करना है। अब यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कुछ फैकल्टी ने उन्हें पढ़ा रखा है भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न का अलग रेट होता है। नहीं साथियों, इंडेस 12 ने जो डिस्काउंट रेट डीबीओ में आप यूज करते हो वही रेट आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए भी यूज करना है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल गेन। अब होगा क्या साथियों कि आपकी 100 की एसेट है और 5% का आपका गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली 5% का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। लेकिन साथियों एक्चुअली में आपने जो प्लान असेट बना रखा है, आपने कोई एसआईपी कर रखी है, उस पर रिटर्न आ गया से आपको 12 रुपीज का। यहाँ तक की बात क्लियर है? सर क्लियर है। तो सर ये रिटर्न तो ज़्यादा आ गया, हम 5 का लेके चल रहे थे, ये आ गया 12 का। तो सर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आया है आपका 7 रुपीज का, ये आपका हो जाएगा एक्चुअल गेन, ठीक है। और ये जो एक्चुअल गेन है ये आपका जाएगा ओसीआई में, ठीक है। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न से ऊपर आप जो भी कमा रहे हो वो आपका जाएगा एक्चुअल गेन ओसीआई में। और सर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ जाएगा? सर लिखा हुआ है पीएल में। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है, सर कौन सी चीज कहाँ जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो सर टर्म समझने के बाद सीधे जंप करते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। और सर आपको फेयर वैल्यू ऑफ पेंशन स्कीम, आपको क्लोजिंग वैल्यू 252 दे रखी है लाइबिलिटी की, और असेट की वैल्यू 185 दे रखी है। आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं साथियों, आपके पास ना मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। तो साथियों आ जाओ इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और प्रेजेंटेशन भी साथ में समझ लेते हैं कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है ताकि इजीली आप सॉल्व कर लो। जनरली बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आईजीआई का डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। साथियों आप कंफ्यूज ही रहोगे उसमें हमेशा। आपको प्रेजेंटेशन ऐसे रखनी कि सबसे पहले आपको डीबीओ का एक कॉलम बनाना है, प्लान असेट का कॉलम बनाना है और एक नेट लाइबिलिटी का कॉलम बनाना है। तो इसमें डीबीओ में आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, उसमें डिस्काउंट रेट आप लगा दोगे ओपनिंग बैलेंस पे। उसके बाद करंट सर्विस कॉस्ट जो कि ग्रेचुटी एक्सपेंस है वो लिख दोगे। उसके बाद जो आप पेमेंट कर रहे हो वो लिख दोगे। उसके बाद कर्टेलमेंट, आप कितना अमाउंट सेटल कर रहे हो? सर 28 का ऑब्लिगेशन सेटल कर रहे हैं 16 में, 28 यहाँ से माइनस करोगे। फाइनली इसे सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा कि आपका डीबीओ का बैलेंस कितना आ रहा है एज पर बुक्स। लेकिन आपका क्लोजिंग बैलेंस 252 है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। सर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक्चुअली ने कुछ एस्टिमेट लगाए होंगे, इस वजह से आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो सर 2 रुपीज का आपका एक्चुअल लॉस है। क्लियर है सर? बिल्कुल। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट ध्यान रखना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। फिर प्लान असेट पे आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस पे आपने डिस्काउंट रेट के हिसाब से रिटर्न बुक कर लिया, कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, पेमेंट माइनस होगी, कर्टेलमेंट में पेमेंट होती है तो प्लान असेट में से ही माइनस करोगे, ठीक है। ये 2816 दिखा देता हूं मैं आपको।
यहाँ पे देखो साथियों, आपकी जो स्कीम कर्टेल हो रही है वो 28 की हो रही है, यानी आपकी जो ऑब्लिगेशन सेटल हो रही है 28 की, लेकिन इसके लिए आप जो पेमेंट कर रहे हो वो 16 की कर रहे हो। तो प्लान असेट में से 16 माइनस करना और ऑब्लिगेशन में से 28 माइनस करना। अब साथियों आपको जो अफेक्ट दिखाना है नेट में, जनरली आईसीआई क्या करता है, केवल इस वाले आंसर को दिखाता है, लेकिन साथियों आप डायरेक्ट इस वाले आंसर पे पहुंचने के लिए आपको डीबीओ प्लान एसेट को नेट ऑफ करना है। ठीक है, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस 260 माइनस 260, नेट इंटरेस्ट जो आप पीएल में दिखा होगा 13 माइनस 10 3, करंट सर्विस कॉस्ट 30, कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी कर रहे हो तो 21 का नेगेटिव आएगा, पेड में यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, बच्चे यही गलती करते हैं। 28 माइनस 16 माइनस 12 में आएगा क्योंकि यह माइनस माइनस है। ठीक है, फिर आपको जो क्लोजिंग बैलेंस नेट में आप निकाल लोगे 252 माइनस 185, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये 167 आएगा। तो सर 60 और 67 को कंपेयर करोगे तो ये 7 से आपकी नेट लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये आपके लिए लॉस है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 का लॉस यहाँ है, 5 का लॉस यहाँ है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए, और आपके पास जो आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसी तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आईसीआई गेम कहाँ खेल रहा है। साथियों ये प्रेजेंटेशन इतनी इजी है कि यहाँ देख के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, लेकिन आईसीआई इसी प्रेजेंटेशन को भयानक बना देता है और आपको डरा देता है। ये आ गए वो भयानक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो साथियों इस भयानक क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3.4 में ये कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को इसका जो डीबीओ है वो 6 करोड़ का है। ठीक है, हम इसे बोलेंगे 600 लाख। ठीक है, और जो फेयर वैल्यू ऑफ असेट है वो है 520 लाख। ठीक है, तो ये साथियों ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने डिस्काउंट रेट दे दिया 5%, जो कि क्या होगा, मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, 31 मार्च 2018 को ये कह रहा है ए लिमिटेड ने कंट्रीब्यूशन किया है 70 लाख रुपीस का। कहाँ कंट्रीब्यूशन करा है सर, प्लान असेट में, और बेनिफिट पे करे 42 लाख के टू द रिटायर्ड मेंबर। ये सर जो पेमेंट हुई है 31 मार्च 18 को हुई है। ठीक है सर, ये जो फर्स्ट पैरे वाली इंफॉर्मेशन है ना, ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं। आ जाओ सर, देखो ओपनिंग बैलेंस आपने लिख लिया 600 डीबीओ का, प्लान असेट 520 का, फिर इस पे इंटरेस्ट एट द रेट 5% ओपनिंग बैलेंस पे आप लगा लोगे, डीबीओ के और प्लान असेट के। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन की बात थी, कंट्रीब्यूशन करा है 70 का। ठीक है, उसके बाद पेमेंट भी करी है 42 की। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब आप पेमेंट करोगे साथियों तो प्लान असेट में से होती है पेमेंट, बनाया ही इसलिए ताकि साथियों डीबीओ की पेमेंट कर सके। तो जो आप पेमेंट करोगे प्लान असेट में से भी माइनस होगा और डीबीओ में से भी माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम हॉल में बच्चे क्या करते हैं, डीबीओ में से माइनस करके आते हैं, प्लान असेट में से माइनस नहीं करते। सर प्लान असेट आपने किस लिए ले रखा है, पेमेंट के लिए ऑब्वियसली। उसके बाद यहां तक की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमने लिख ली। फिर ये कह रहा है एक्चुअली ने बोला कि करंट सर्विस कॉस्ट जो है वो 62 लाख है। तो करंट सर्विस कॉस्ट क्या होता है लेमैन टर्म्स में, ग्रेजुटी एक्सपेंस, तो डीबीओ के नीचे लिखोगे। फिर ये कह रहा है प्लान वर अमेंडेड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो सर प्लान अमेंडमेंट हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ ही होती है, जब भी तो इसे पास सर्विस कॉस्ट कहते हैं। ये कह रहा है दिस अमेंडमेंट मीन दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ वाज इंक्रीज बाय 15 लाख। तो साथियों हमेशा आपको गिवन होगा कि प्लान ये जो अमेंडमेंट है इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सर 15 लाख से डीबीओ इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर लो, दिखा देता हूं आपको। ये पास सर्विस कॉस्ट जो है ये 15, ये साथियों प्लान अमेंडमेंट है। ठीक है, और करंट सर्विस कॉस्ट 62 लाख का ये डीबीओ में ऐड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ मुश्किल चल रहा है साथियों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार आपने फॉर्मेट समझ लिया, बस उस फॉर्मेट में इस इंफॉर्मेशन को पुट करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन बस दिखने में ही आपको भयानक सा लग रहा है कुछ भी नहीं। फिर कह रहा है ए लिमिटेड वाज इन नेगोशिएशन विद एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग प्लान रिडेंडेंसी।
इसका मतलब एम्प्लॉय में जितने भी एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, उनके साथ क्या चल रही है, बातचीत चल रही है। कौन सी बातचीत? बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से कि साथियों हम आपका जो डीबीओ है, ठीक है, उसे हम सेटल करना चाह रहे हैं। कैसे सेटल करना चाह रहे हैं? ये कह रहा है जो डीबीओ है वो 80 लाख का हम सेटल कर रहे हैं, ठीक है, बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 75 लाख। तो साथियों इसका इम्पैक्ट कैसे देना वो इंपॉर्टेंट है। तो डीबीओ आपका 80 लाख से कम होगा, 80 लाख माइनस करोगे, लेकिन इसके लिए जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 75 की कर रहे हो, तो यहाँ पे 75 माइनस करोगे। इजी है सर, बिल्कुल इजी। उसके बाद और क्या है साथियों, फिर आपको लास्ट में जो डीबीओ है उसका क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है 680 और प्लान एसेट का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 560। ये आपसे बोल रहा है कि ये सारे जो कारनामे हुए हैं, ये सारे कारनामे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट होंगे, यानी आपके पीएल में, ओसीआई में, बैलेंस शीट में कैसे रिपोर्ट होंगे, ये आपको बताना है। तो साथियों ये बताने के लिए भी पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब फाउंडेशन यही है, पहले इस टेबल को बनाओ, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन सीखो, ठीक है। तो साथियों क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ लिख लिया, और ये जो ऊपर कैलकुलेशन करिए इसके हिसाब से क्या बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस को आप क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअल गेन लॉस कितना आ रहा है। तो डीबीओ का 585 क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, एज पर आवर कैलकुलेशन, लेकिन एक्चुअली ने बोला नहीं ये 680 है, तो 585 से 680 हमारा डीबीओ बढ़ रहा है सर, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है, तो ये 95 का लॉस क्या है, एक्चुअल लॉस। इसी तरीके से हमारा प्लान एसेट 499 से 560 हो रहा है, तो साथियों प्लान एसेट बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए गेन है, इसे हम बोलेंगे एक्चुअल गेन, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए करंट सर्विस कॉस्ट कहाँ जाता है सर, पीएल में जाता है। पास्ट सर्विस कॉस्ट कहाँ जाता है, पीएल में। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट कहाँ जाता है, पीएल में। एक्चुअल लॉस गेन कहाँ जाता है, ओसीआई में। तो साथियों आपको ये चीज नेट में करके दिखानी है, नेट में करना बहुत ही इजी है, डीबीओ माइनस प्लान एसेट करोगे नेट का फिगर आ जाएगा, और इसको आपको फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है डेट शीट्स। और कोई बड़ी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। तो साथियों इसी टाइप का क्वेश्चन आने के चांस है, और ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, आप पास पेपर उठा के देख लो। कुछ मुश्किल बात लगी, कुछ भी नहीं लगी, तो इसी बात पे सर लाइक ठोक दो सर, ठोक दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.5 है, इसमें कुछ मुश्किल बात है साथियों, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे। 3.6 में आप देख रहे हो क्वेश्चन को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रखा है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको चिंदी क्वेश्चन लगेगा ये। देखिए सर इस चिंदी क्वेश्चन में क्या है सर, बिल्कुल। तो साथियों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6। कैसा क्वेश्चन साथियों, देखने में आपको ना भयानक सा लगेगा, ठीक है, हम इसकी सॉल्विंग अप्रोच जानते हैं और इसको इजी बनाते हैं। आपको डीबीओ और प्लान एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि आपको नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी पता लगानी है और एक्सपेंस जो कि आपको पीएल में बुक करना है। तो साथियों आप क्या करोगे, उसी अप्रोच को यूज करो, ओपनिंग डीबीओ, ठीक है, डीबीओ का कॉलम बना लो, प्लान एसेट का कॉलम बना लो, नेट का कॉलम बना लो। तो सबसे पहले हम दिसंबर 2001 का बैलेंस ले लेते हैं। तो साथियों क्या लोगे, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, डीबीओ का करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, फिर यहाँ पे ये जो तड़का आपको दे रखा है ना साथियों, कौन सा तड़का सर, चेंज इन डेमोग्राफिक अजम्पशन, चेंज इन फाइनेंशियल अजम्पशन और ये एक्सपीरियंस वेरिएंस, ये बेसिकली आपका एक्चुअल गेन है या एक्चुअल लॉस है, गेन है या लॉस है सर, एक्चुअली एक्चुअल लॉस है आपका। मैंने कहा था कि आपके एस्टिमेट चेंज होते रहते हैं। तो साथियों इन टर्म्स को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये चेंज इन एस्टिमेट्स हैं। उसके बाद आपको बेनिफिट पेड दे दिए, ठीक है। तो डीबीओ का डाटा हमने समझ लिया, इसको पुट करते हैं अपने फॉर्मेट में, ये रहा अपना फॉर्मेट, ठीक है। तो डीबीओ में आपने वही ओपनिंग पे इंटरेस्ट अनवाइंड कर लिया, करंट सर्विस कॉस्ट, पेमेंट, ठीक है, आपका ये बैलेंस आ गया। अब साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो एक्चुअल आपका लॉस हो रहा है वो आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये आपका बैलेंस आ गया 63.25। कमाल की बात ये है कि आप अपने आंसर को टैली भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका करंट ईयर का
और ये प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये रहा डीबीओ, तो 63.25 ये आपका करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, प्रीवियस ईयर का ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो अपना आंसर भी टैली कर सकते हो इस क्वेश्चन में। आप देखो आ गया 63.25। ऐसे ही प्लान एसेट का लिख लोगे, ठीक है। ओपनिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे पेमेंट में ध्यान रखना कि पेमेंट जो करते हो तो डीबीओ में से तो माइनस होगा ही होगा, पीए में से भी माइनस होगा। फिर कंट्रीब्यूशन 7 का है, ये आपका आ गया 22.16। फिर यहाँ पे प्लान एसेट में 0.36 का एक्चुरियल आपको कुछ दे रखा है। सर क्या दे रखा है दिखा दो। यहाँ पे साथियों ये प्लान एसेट है और यहाँ पे आपको एक्चुरियल रिटर्न -30 में 36 दे रखा है, 0.36। ये एक्चुरियल रिटर्न है या एक्चुअल रिटर्न बच्चे पढ़ के चलते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 0.36 का ये लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आपने माइनस कर लिया, प्लान एसेट आपका गिर गया, ठीक है। तो पीएल में क्या जाएगा सर, पीएल में आपका नेट इंटरेस्ट दिखा दोगे 2.44 का, करंट सर्विस कॉस्ट दिखा दोगे 4.97 की, तो वही हमने दिखा दिए पीएल में। बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस का नेट बैलेंस दिखा दोगे 63.25 माइनस 2.21.8, ये आ गया 41.45, तो ये आपने दिखा दिया। एक्चुअल लॉस आप ये दिखा दोगे इन दोनों का नेट ऑफ करके, तो ये 8.6 आ रहा है, वो दिखा दिया, ठीक है। ये मैंने करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का बता दिया, सेम आप करंट ईयर में अप्लाई करके इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.7 है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट है साथियों जनरल एंट्री भी जानना चाहता है आपसे, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। बाकी आप देखोगे ध्यान से तो आपको डीबीओ का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, प्लान एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। आपकी जो सर्विस कॉस्ट है वो दे दी है, कंट्रीब्यूशन दे दिया और डिस्काउंट रेट भी आपको दे दिया। और इसमें कुछ नई बात है और कुछ भी नया नहीं है साथियों। ये आपसे वही बोल रहा है कि आपको बैलेंस शीट में कितना दिखाना है, पीएल में कितना दिखाना है, ओसीआई में कितना दिखाना है, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। सबसे पहले रिकंसिलिएशन हमने बना लिया, ठीक है, ओपनिंग से क्लोजिंग का। डीबीओ का ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट एट द रेट 8% आप लगाओगे, करंट सर्विस कॉस्ट दिखा दिया। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा इसे क्लोजिंग से कंपेयर कर लोगे, एक्चुअल लॉस आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसे एडवांस तरीके से कराया था क्लास में, ठीक है। डायरेक्ट नेट का बैलेंस कैसे निकालते हैं यहाँ से, वो मैंने तरीका समझाया था। कैसे सर, इसमें आप जो 260 है इसका डायरेक्ट आप 8% करोगे तो डायरेक्ट 21 आ जाएगा। करंट सर्विस कॉस्ट 55 हमने डायरेक्ट ले लिया था, कंट्रीब्यूशन 111 ये नेगेटिव में आएगा इस तरीके से। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस 1580 माइनस 1275 305 आ रहा है, तो 225 माइनस 305 ये डायरेक्ट आपका ओसीआई में चले जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो नेट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये ओसीआई में जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है सर। अब जनरल एंट्री, सर जनरल एंट्री समझ लो, ये जो करंट सर्विस कॉस्ट है साथियों, इसकी एंट्री होगी करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ। आप इसको अनवाइंड भी करोगे, कैसे करोगे सर? 21 से, तो कैसे होगा? अच्छा, जनरल एंट्री हमने क्या करी है साथियों, डीबीओ की अलग पास करी है, पीए की अलग पास करी है, प्लान एसेट की। तो पहले डीबीओ का कर लेते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट 55 की दिखा दी, उसकी एंट्री होगी करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ। फिर इसको हमने अनवाइंड कर लिया 1400 का 8%, तो ये हो गया इंटरेस्ट टू डीबीओ। एक्चुअल लॉस के लिए जो यहाँ पे लॉस का बैलेंस आया, जो यहाँ पे इसका बैलेंस आया है, इसे क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर कर लिया तो हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से प्लान एसेट को भी कर लोगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इसमें दिक्कत है सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसने लेजर भी पूछा था क्या? लेजर पूछे तो आप लेजर भी बना सकते हो, लेजर वैसे जनरली पूछता नहीं है। उसके बाद और कौन से धड़कते भड़कते क्वेश्चन है सर? आ जाओ दिखाते हैं आपको। ओवरऑल मैं आपको बताऊं साथियों, जो इंडियास 19 का एक हवा बना रखा है ना, आपके दिमाग से हवा निकल गया होगा सर। हाँ, हवा तो निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 3.8 कैसा क्वेश्चन है सर? फुद्दू क्वेश्चन है अभी। प्लान एसेट की डिटेल दे रखी है आपको, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है और अमाउंट कितना पे करा है वो भी दे रखा है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। रिटर्न ऑन प्लान एसेट ये भी आपको दे रखा है। ये साथियों एक्चुअल है, यहाँ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद डीबीओ का आपको बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मजेदार बात है साथियों, अगर आप ध्यान से देखोगे प्लान एसेट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, और डीबीओ का भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे इस क्वेश्चन में। तो सर इसमें हम कैसे निकालेंगे? अब साथियों जब भी करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को, आओ कैसे करेंगे समझा देता हूं, आ जाओ साथियों। डीबीओ का देखते हैं, ओपनिंग दे रखा है, इंटरेस्ट एट द रेट 10% अनवाइंड करोगे, करंट सर्विस कॉस्ट दे रखा है, पेमेंट कितनी करी है वो भी दे रखा है, इसका ये वाला बैलेंस आ गया। अब डीबीओ का ना पिछले जितने क्वेश्चन थे उसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता था, ये बैलेंस गिवन होता था, ठीक है। 15,400 से आप कंपेयर करते थे और ये आप निकालते थे। लेकिन इस बार इन्होंने गेम चेंज कर दिया। इस बार इन्होंने क्या करा है, आपको एक्चुअल लॉस दे दिया और ये बैलेंस तो आपने निकाल लिया, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस इस बार हमने निकाला है, यहाँ पे क्लियर है, यहां तक का पार्ट क्लियर है। उसके बाद प्लान असेट में भी इन्होंने कुछ तिकड़म करा है, वो आपको समझा देता हूं। देखो क्या गेम करा है वो आपको समझा रहा हूं मैं। प्लान असेट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, इंटरेस्ट हमेशा आप डिस्काउंट रेट वाला यूज करोगे जो आप इसका यूज कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन ले लिया, पेमेंट ले ली, ये आपका बैलेंस आ गया। अब साथियों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक्चुअल रिटर्न 2000 है, ठीक है, एक्चुअल रिटर्न 2000 है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ रहा है 1000। तो आपका एक्चुअल रिटर्न यहां पे देखो, यहां पे आपका एक्चुअल रिटर्न कितना ज्यादा है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से। सर एक्चुअल रिटर्न हमारा 2000 का ये क्वेश्चन में गिवन है और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाल लिया 1000। तो इसका मतलब आपका जो एक्सेस है वो 1000 का है। एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर जो आप एक्सेस कमा रहे हो एक्चुअल में वो 1000 है साथियों, वो आपका हमेशा एक्चुअल गेन होगा। तो ये 1000 आपका एक्चुअल गेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 13,700 प्लस 1000 करोगे 14,700 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेट का कर लोगे, आराम से निकाल लोगे। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। तो हमेशा ध्यान रखना एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर जो भी आप कमा रहे हो, ठीक है, वो आपका एक्सेस होगा और वो आपका ओसीआई में जाएगा एज ए एक्चुअल गेन। यहां तक की बात क्लियर है? सर क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो मैं आपको क्लास में ही मैंने आपको बताया है कि इंड AS 19 में आप प्लान असेट पे जो रिटर्न बुक करते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो साथियों एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से बुक नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाला कोई कंसेप्ट नहीं है जो यहाँ पे दे रखा है। ये कंसेप्ट कहाँ है आपका? ये आपका AS में है। इंड AS 19 में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का कोई कंसेप्ट नहीं है। इंड AS 19 ये बोलता है कि जिस रेट से आप डीबीओ को डिस्काउंट करते हो उसी रेट से आप प्लान असेट को भी डिस्काउंट करोगे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन है आईसीआई ने मॉडिफाई भी करा है। लेकिन काफ़ी सारी फैकल्टी क्या बोलते हैं कि प्लान असेट को आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करोगे, इंटरेस्ट इनकम बुक करोगे। नहीं साथियों, अब मैं आपको यहाँ पे चीज भी करके दिखाता हूँ एक, ठीक है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है फॉर 6 मंथ पीरियड इज 10% पर एनम और ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होता है, ठीक है। विद द इफेक्टिव रेट फॉर 12 मंथ पीरियड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा। इसने जो 12 महीने का इंटरेस्ट रेट दे रखा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 10.25 करके दे रखा है और ये आपका आईपीसीसी का ज्ञान पेल रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसमें हुआ क्या है। देखो आप 100 का 10% करोगे फॉर 6 मंथ, तो सर ये कितना आएगा? सॉल्व करके आएगा 105। 6 महीने के लिए आपको 105 मिल गए।
फिर इस 105 को दोबारा 10% के रेट से 6 महीने के लिए आप फर्दर डालोगे। 100 इंटू 10%, सॉरी ये 5 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 105 भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इस पे आप लगाओगे क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, तो 105 पे 10% इंटू 6/12, ये आ रहा है 5.25। टोटल कितना आ रहा है 10.25। तो सर ये 10.25 का इंटरेस्ट तो दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है, यानी एनुअली जो है 10.25% है, ठीक है। और वैसे आप देखोगे विदाउट कंपाउंडिंग तो 10% का रेट आता है पर एनम का। तो ये सारी बातें आप डिटेल में कहाँ पढ़ते हो, एएफएम में, ठीक है। तो साथियों सॉल्व कैसे करेंगे हमें तो ये बताओ, यही कह रहे हैं सारे, आ जाओ साथियों समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको प्लान एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। इसमें प्लान में आपने जो बेनिफिट पे करे हैं वो 1,90,000 के पे करें। कंट्रीब्यूशन दे दिया आपको 4,90,000 का, और ये कंट्रीब्यूशन आपने क्या कब करा है 30 सितंबर 2010 को। साथियों ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। अब जब आपने कंट्रीब्यूशन 30 सितंबर को कराया तो एक तो आपको इस कंट्रीब्यूशन पे रिटर्न बुक करना है, और दूसरा जो आपका ओपनिंग बैलेंस है इस पे भी आपको रिटर्न बुक करना है। लेकिन साथियों कंट्रीब्यूशन आपने 490 का कराया, आपने इसमें से पे भी तो करा है 190 का, तो आपको नेट पे इंटरेस्ट बुक करना है प्लान एसेट पे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। फिर प्लान एसेट का जो फेयर वैल्यू है क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दे दिया। फिर डीबीओ की डिटेल दे दी कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, और इस पे एक्चुअल लॉस भी आपको दे दिया। आपसे कह रहा है एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ओसीआई में कितना जाएगा वो आपको बताना है। तो बोर्ड नोट्स में मैं आपको झलक दिखलाते हूँ इसके सॉल्यूशन की। देखो प्लान एसेट की बात कर लेते हैं पहले। देखो ओपनिंग बैलेंस 10 लाख का है, तो 10 लाख पे आप पूरा का पूरा 10.25% के हिसाब से 12 महीने का इंटरेस्ट इनकम लिख लोगे। और ये जो आपका नेट कंट्रीब्यूशन है 3 लाख का, 3 लाख पे 10% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट बुक कर लोगे, तो टोटल 1.75 लाख का ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब आपका जो एक्चुअल रिटर्न है साथियों प्लान एसेट पे, वो आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, नेट कंट्रीब्यूशन 3 लाख था, 13 लाख हो गया। क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 15, क्लोजिंग वैल्यू आ गई आपके 15 लाख। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लान एसेट आ गई आपकी 15 लाख। तो साथियों आपका बैलेंस 13 लाख था एज पर कैलकुलेशन, है ना, और क्लोजिंग वैल्यू आ रहा है 15 लाख रुपीस। यानी एक्चुअल में आपने कितना कमाया है, 13 लाख माइनस 15 लाख, 2 लाख आपने एक्चुअल में कमाया, ठीक है। आपको प्लान एसेट में ये देखना है कि एक्चुअल गेन कितना हो रहा है। साथियों मैं यहाँ वैसे ही बता दूंगा आपको, मैंने बताया था एक्सेस रिटर्न के ऊपर जो भी आप कमा रहे हो वो आपका एक्चुअल गेन होता है। तो 1.75 लाख माइनस 2 लाख, ये कितना आ रहा है 0.25 लाख। तो साथियों 0.25 लाख आपका क्या आएगा, एक्चुअल गेन ऑन प्लान एसेट, ठीक है। 2 लाख माइनस 1.75 लाख ये आएगा आपका। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया, 1.175 है यह, ठीक है। तो 1.175 के ऊपर आप कितना कमा रहे हो 2 लाख, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे 2 लाख माइनस 1.175 है यह, ठीक है, 1.175। तो ये आपका आ गया 0.825 एक्चुअल गेन ऑन प्लान एसेट। और डीबीओ पे आपको कितना लॉस हो रहा है तो वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यहां पे देख लेते हैं। एक्चुअल लॉस ऑन डीबीओ इज 6000, ठीक है। तो लॉस आपने लिख लिया 6000 का 0.06, ये सारे फिगर्स आती हो लाख में है, ठीक है।
आप चिंता मत करो, आपको जो बोर्ड नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे वो सारे चेंज फिगर के साथ मिलेंगे, ठीक है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। तो 0.765 लाख नेट इफेक्टिवली आपका एक्चुअल गेन आ गया, ठीक है। तो साथियों अब मेरे से आप टेलीग्राम पे ये बातें मत पूछना कि सर बाकी फैकल्टी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं, ठीक है, उन्होंने हमें ये सिखाया है, उन्होंने ये बताया है। जो इंडियस ने बताया है, अगर आप IFRS की क्लास लोगे, ACCA की क्लास लोगे, तो उसमें यही बताया गया है कि जो डिस्काउंट रेट आप DBO के लिए ले रहे हो वही प्लान असेट के लिए भी लेना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो जो कंसेप्ट है वो AS में है, इंडियस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट कोई अलग कर दोगे, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.10 में। क्या साथियों आपको मजा आ रहा है? सर मजा फुल आ रहा है, ठीक है, मजे में कोई कमी नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद साथियों मई 26 का एग्जाम था, ठीक है। उसमें बच्चे जो कंफ्यूज थे, सर इसी बात पे कंफ्यूज थे, सर हमें डिस्काउंट रेट भी दे रखा है, प्लान और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट का रेट भी दे रखा है, तो प्लान असेट पे कौन सा रेट लगाएं। तो मेजरली स्टूडेंट्स जो हैं जो सही से पढ़ के गए थे तो उन्होंने यही रेट लिया है आपके DBO के और प्लान असेट के लिए। लेकिन जो बच्चे वैसे ही आधा अधूरा पढ़ के गए थे उन्होंने प्लान असेट के लिए ये वाला रेट ले लिया और यहीं पे गेम हो गया। इसका सॉल्यूशन देख लेना साथियों, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। वैसे ही अभी अभी ताज़ा है तो दोबारा कुछ टाइम बाद ही आएगा। उसके बाद साथियों मैं आपको समझा रहा हूँ अब असेट सीलिंग का कंसेप्ट। सर असेट सीलिंग क्या होता है, आज वो समझ लेते हैं। तो असेट सीलिंग का जो कंसेप्ट है साथियों, कंसेप्ट नोट्स में लेके चलता हूं मैं आपको। तो यहां पे लिखा है कि प्लान असेट आर ग्रेटर देन DBO इज दैट नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट, ठीक है, ये इज डेट है। तो साथियों अभी तक आपने जब आप रिकंसिलेशन बनाते थे तो क्लोजिंग बैलेंस में जनरली आपने क्या देखा है, DBO इज ग्रेटर देन प्लान असेट, तो नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी आता है। लेकिन साथियों अगर आपका प्लान असेट ज़्यादा हो जाए DBO से तो क्या हम इसे नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट लिख सकते हैं? तो उसके ऊपर ये पॉइंट है असेट सीलिंग। देखो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा साथियों जब आपका प्लान असेट बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। और प्लान असेट पे रिटर्न देना किसकी जिम्मेदारी होती है, फंड मैनेजर की। तो फंड मैनेजर यहाँ पे बोलता है भाई ये जो फंड आप मैनेज कर रहे हो स्पेशली DBO के लिए कर रहे हो, अगर प्लान असेट बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, इवन सिचुएशन ऐसी आ रही है कि DBO से ज़्यादा प्लान असेट है, तो साथियों उसका जो हिस्सा है वो मेरा होगा, ये कंपनी नहीं रख सकती। इसलिए यहाँ पे असेट सीलिंग लगा दी। किसने लगाई है? फंड मैनेजर ने लगाई है, ठीक है। तो ये प्लान असेट अगर ज़्यादा हो भी जाए DBO से तो क्या एंटिटी के पास राइट है टू रिकवर सच एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ रिफंड? क्या वो उस पैसे को यूज़ कर सकती है, निकाल सकती है, या फिर इस अपनी जो फ्यूचर लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस कर सकती है? अगर हाँ ऐसा कर सकते हैं तो जो एक्सेस है उसे आप नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट बुला सकते हो, और ऐसा नहीं कर सकते तो ये आपका नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट नहीं होगा साथियों, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो सारे आपके डाउट्स निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3.12 में आपका DBO 2750 का है और आपका प्लान असेट ज्यादा है DBO से 2975। तो सर कितना ज्यादा है? ये 225 रुपीस एक्स्ट्रा है। तो क्या हम 225 को नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट दिखा सकते हैं? तो साथियों यहाँ पे असेट सीलिंग लगा दी है फंड मैनेजर ने और बोला है कि अगर आपका प्लान असेट ज़्यादा होता है तो आप 175 तक ही दिखा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। तो आप 225 नहीं दिखा सकते, आप केवल कितना दिखा सकते हो? 175 दिखा सकते हो। तो सर बाकी का क्या होगा? बाकी सर आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा एज पर इंडियाज 36, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपका कहाँ चले जाएगा? एज अ इम्पेयरमेंट लॉस PL में। उसके बाद साथियों ये असेट सीलिंग का कंसेप्ट आपको जब भी लगाना है जब
क्वेश्चन में आपको असेट सीलिंग दे रखा है, मान लो ये असेट सीलिंग नहीं दे रखा होता 175 का, तब तो हम पूरा का पूरा नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट कितना दिखा देते हैं 225 का। तो इसी के साथ साथियों हंसते खेलते कूदते हमने इंड AS 19 को मज़ेदार तरीके से बेनिफिट देख लिया, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेड लीव। फिर हमने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान। साथियों इतना आपने कर लिया ना, आपका ये 100% कंप्लीट हो गया। तो सर बचा क्या है? जो बचा है छुटमुट वो आपको बता देता हूँ। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था जुबली बेनिफिट, कि अगर आपने 4 साल कंपनी में काम कर लिया तो हम आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। अब इसकी अकाउंटिंग सिमिलर होगी आपके डिफाइंड बेनिफिट प्लान की तरह, ठीक है, जो आपने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में पढ़ा था। क्या इसके ऊपर क्वेश्चन है? आंसर इज नो। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की अकाउंटिंग कैसे होती है, जैसे DBP की होती है। उसके बाद आता है टर्मिनेशन बेनिफिट, यानी धक्के मार के कंपनी के एम्प्लॉय को बाहर निकाल देना। सर क्या धक्के ही मारना ज़रूरी है? नहीं, कभी कभार कंपनी शट डाउन हो रही होती है, जैसे यहाँ पे मौजर बियर का एक केस है। मौजर बियर कंपनी जो है अराउंड 2007 में बंद हो रही थी, ठीक है, कंपनी को पहले ही पता लग गया था। तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि जो जो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं आप चले जाओ, हम आपको एक लमसम अमाउंट दे देंगे। इसे बोलते हैं प्यार से VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ठीक है। अकाउंटिंग कैसे होगी साथियों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बता देता हूँ आपको। तो ये रहा आपका टर्मिनेशन बेनिफिट। यहाँ पे एंटिटी डिसाइड कर सकती है या एम्प्लॉय भी डिसाइडमेंट कर सकता है कि साथियों मुझे कंपनी छोड़ के जानी है, ठीक है। तो इस टर्मिनेशन के उसे बेनिफिट मिलते हैं। हमने क्या दिया कि रिट्रेंचमेंट यानी धक्के मार के बाहर निकालना पैसों के साथ। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब अपनी इच्छा से कंपनी छोड़ के जाना और उसके साथ कुछ पैसे भी लेके जाना। सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी साथियों? अकाउंटिंग बहुत आसान है इसकी, और ये पॉइंट MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। ये जो आपका टर्मिनेशन बेनिफिट है, इसके लिए कंपनी अनाउंस करती है कि भाई हम कंपनी शट डाउन कर रहे हैं, जो छोड़ के जाना चाहे वो जा सकते हैं। तो एंटिटी एक प्लान अनाउंस करती है, ठीक है, प्लान अनाउंस करती है। इवन प्लान अनाउंस करने से पहले वो ये भी कैलकुलेट कर लेती है कि भाई कंपनी बंद करने की वजह से हमें एम्प्लॉय को कितना पैसा देना पड़ सकता है। तो एंटिटी रिकॉग्नाइज कॉस्ट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो साथियों उन्होंने प्लान कब अनाउंस करा और इसके रिगार्डिंग उन्होंने कॉस्ट कब कैलकुलेट करी, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उस डेट पे आप लायबिलिटी और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे फॉर टर्मिनेशन बेनिफिट। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर इसका ICAI का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लो, लाइफ सेट है। तो एक एंटिटी ने प्लान किया कि 10 महीने के अंदर हम अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं, ठीक है। सर 10 महीने में क्यों बंद कर रहे हैं, आज ही क्यों नहीं बंद कर रहे? क्योंकि साथियों इनके पास जो प्रीवियस ऑर्डर होते हैं वो भी इन्हें कंप्लीट करने होते हैं। अब प्रीवियस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए इन्हें एम्प्लॉय भी चाहिए होंगे। तो इन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉय हमारे साथ लास्ट तक रुके हुए हैं उनको हम 30,000 सैलरी देंगे, और जो अभी छोड़ के जा रहे हैं उन्हें हम 10,000 रुपीज़ टर्मिनेशन बेनिफिट देंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन में टोटल 120 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो इन सारे एम्प्लॉयज़ को ये जो टर्मिनेशन बेनिफिट है 10,000 का, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी धक्के मार के बाहर निकाल रही है भाई, ये मर्जी से नहीं जा रहे। तो सर 20 एम्प्लॉयज़ पे 120 एम्प्लॉयज़ पे 10,000 के हिसाब से टोटल 12 लाख का तो ये टर्मिनेशन बेनिफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। और साथ में इन्होंने ये कहा कि जो हमारे साथ रुका रहेगा हम उसको एडिशनल बेनिफिट देंगे, यानी सैलरी देंगे। सैलरी सर 30,000 की दे रहे हैं, कितने एम्प्लॉय को देंगे? इन्हें लग रहा है सर 120 में से 20 तो तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, ये तो गद्दार हैं। बाकी 100 एम्प्लॉय को जो हम पेमेंट कर रहे हैं 30,000 के रेट्स हैं। ये सर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे हम सैलरी पे करते हैं वैसे ही ये 10 मंथ्स के लिए बुक हो जाएगा। क्या ईजी था? सर बिल्कुल ईजी था। तो इसी के साथ साथियों हमारा इंड AS 19 प्यार मोहब्बत के साथ कंप्लीट हो गया है। मैंने एग्जाम ओरिएंटेड कराया है, बिल्कुल इतना करके चले जाओ, आपकी लाइफ सेट है। इसके अलावा भी लाइफ में कोई दिक्कत आए, ठीक है, तो जप नाम करो, कौन सा वाला बोलेगा, और नैया पार है आपकी, ठीक है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में सेम एनर्जी डेडिकेशन के साथ। टेक